हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आज आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट थर्ड है ये। आपके जो बोर्ड की प्रिपरेशन स्टूडेंट्स कर रहे हैं या फिर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को पढ़ना चाहते हैं, किसी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबके लिए एक बहुत बेनिफिशियल लेक्चर होने वाला है। जल्दीबाजी ना हो इसके लिए मैंने इसका ऐसे वन शॉट नहीं निकाला कि कंप्लीट चैप्टर हो जाए। मैंने इसको 4 हिस्सों में बांटा: इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक कैपेसिटर। इसमें 2 हिस्से कवर हो चुके हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के। आज हम आगे बढ़े हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की ओर। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है, मज़ा आएगा आपको इसमें करने में। थोड़ा हम कर रहे हैं इस चीज़ को, ठीक है ना। और आपको नोट्स की कोई चिंता नहीं करनी, पीडीएफ वगैरह मैं सब आपको दे दूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि जो मैं एनोटेशंस कर रहा हूँ, जो मैं लिख रहा हूँ, वो भी आपको मिल जाए ताकि आप उससे रिलेट कर सके चीज़ों को। व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम ग्रुप नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दिखेगा, आप उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ मेरे से व्हाट्सएप में मैसेज वगैरह भी करके पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पर आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दूँगा और फर्दर असिस्टेंस भी आपको दूंगा जब मुझे टाइम लगेगा। और जब हमारे बीच में ऐसा लगेगा कि टाइम है, आप भी फ्री हो मैं भी फ्री हूँ, तो फिर हम आपस में उसमें थोड़ा सा डिस्कशन भी कर सकेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उससे पहले क्या क्या पढ़ना है, पहले एक बार वो देख लेते हैं ब्रीफली। ये हमारे आज के टॉपिक्स हैं। इसमें हमें पढ़ना है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, फिर हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, सॉलिड एंगल किसे कहते हैं, गॉस लॉ क्या है, गॉस लॉ के एप्लीकेशंस क्या होते हैं। इस तरह की कुछ कुछ चीज़ों को हम यहाँ पे कवर करते हुए चलेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग काम हो जाएगा। पढ़ने का तरीका ये होना चाहिए डियर स्टूडेंट्स की 11 टॉपिक है ना, जब लेक्चर खत्म हो तो आपको ये देखना चाहिए। अभी हो सकता है आपको कुछ ना पता हो कि लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी हर एक टॉपिक आपको कुछ नहीं पता, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या, कुछ भी नहीं पता आपको, क्योंकि मैं मान के नहीं चलूंगा कि आपने 11th पढ़ रखी या कुछ भी पढ़ रखी है अपने पीछे की क्लास। बस एक बेसिक कैलकुलेशन वगैरह अपने को आए, थोड़ी बहुत चीज़ें समझ में अपने को आती रहे, बस इतना ही सफिशिएंट है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, तो ये बातें कुछ हो गई। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पहले टॉपिक के साथ। दिस इज अबाउट लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ से हम चीज़ों को स्टार्ट करते हैं और मैं पहले एक बार दिखा देता हूँ आपको प्रॉपर्ली क्या है, हमारी स्लाइड वगैरह हमें क्या बोलती है इस बारे में। इस पर बहुत टाइम लगता है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करना और कोशिश करना। सब्सक्राइब तो आप ऑब्वियसली करते ही हैं, ये जरूर क्या करो यार, क्योंकि बहुत एफर्ट लगते हैं। और आपके द्वारा जो मुझे बोला जाता है कि सर ये वाला टॉपिक करा दो, इसमें प्रॉब्लम हो रही है, आपका पढ़ाई समझ में आ रहा है, मुझे मोटिवेट करता है। इसलिए जो भी आपकी फीलिंग्स होती है प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन वगैरह में लिखा करो। देखो, एक बार हम पहले पढ़ लेते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं आपको एक ब्लैंक स्लाइड लेके डिस्कस करता हूँ, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं क्या है। देखो, ये बोल रहे हैं कि हमारा टॉपिक है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, ऐसा करता हूँ पहले से ही ब्लैंक स्लाइड ले लेता हूँ, आप छोड़ो बाकी बातें, तो आ जाइए। ठीक है, ब्लैंक स्लाइड में हम एक बार क्या करते हैं, हल्का सा डिस्कशन कर लेते हैं कि मुद्दे की बात यहाँ पर क्या है। देखिए सर, बहुत आसान है। एक हमारे पास ना प्लस का क्यू चार्ज है, ठीक है। और हम क्या करना चाहते हैं कि जैसे प्लस का क्यू चार्ज है, मान लेते हैं, थोड़ा समझाने के लिए थोड़ा स्पेस बना देते हैं। स्पेस यानी कि एक एक्स एक्सिस बोल देते हैं समझाने के पर्पज से। यहाँ पे कहीं पे वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, अपने कन्वीनियंस के लिए हमने इसको ओरिजिन पे बैठा दिया, अपने प्लस क्यू चार्ज को, जो हमारा सोर्स चार्ज रहेगा। अभी तक क्या देखते थे कि कोई भी चार्ज जो होता है वो अपने चारों तरफ, अपने सराउंडिंग में बेसिकली एक स्फेरिकल रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है, जिसकी वैल्यू हम जानते हैं KQ/R² टाइप की होती है, ठीक है। अभी हम क्या करने जा रहे हैं, हम पता करने जा रहे हैं कि यहाँ पर कोई एक सर्टेन पॉइंट हम रखें। जैसे मैं मान लूँ स्टार्टिंग में कोई एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। इस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मैं मूव कराना चाहता हूं किसी टेस्ट चार्ज को, मेरी बात समझे। और ये मैंने जानबूझ के ऐसा स्ट्रेट लाइन नहीं लिया पाथ। अब मैं आपको बताता हूं सिनेरियो क्या बन रखा है। सिनेरियो डियर स्टूडेंट्स इस तरह का है कि हम एक ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं जो कि नॉन यूनिफॉर्म है। अगर आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड को गौर से देखें तो आप ऑब्जर्व कर पाएंगे कि ये एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड टाइप की चीज है। क्यों सर? क्योंकि मैंने आपको बताया था जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्राउडेड होती है, इसका मतलब वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मजबूत है। जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में डिस्टेंस ज्यादा हो जाता है, गैपिंग ज्यादा हो जाती है, इसका मतलब वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर है। अब चूंकि आप देख पा रहे होंगे कि लेफ्ट टू राइट जाने पर हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में गैपिंग बढ़ रही है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर हो रहा है। तो इस तरह का सिनेरियो है हमारा। वो जो ए और बी पॉइंट बनाए, अगर मैं उनको यहां पर दिखाने की कोशिश करूं तो वो कहीं ए पॉइंट कहीं यहीं कहीं पर है और एक अनदर पॉइंट जो बी है वो यहीं कहीं पर है, और इनके बीच में कोई एक पाथ है, रैंडम पाथ। वहां तो मैंने फिर भी वैसा बना दिया, लेकिन वो कोई रैंडम पाथ है, कुछ भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, कर्व भी हो सकता है, रेक्टिलिनियर टाइप का कुछ भी हो सकता है, या फिर हेलिकल, कैसा भी पाथ हो सकता है। बस एक लीनियर पाथ है, इतना तय है, ठीक है। इस पाथ में हमें अपने क्यू नॉट चार्ज को मूव कराना है। अब समझने वाली बात क्या है कि हमारे इसको मूव कराना इतना आसान नहीं होने वाला। क्यों सर, क्यों नहीं होने वाला? क्योंकि आप खुद सोचिएगा जनरल नॉलेज से। सोचो कि यहां पर कोई एक पॉइंट है, लेट से मैं बोलता हूं कि यहां पे मैंने एक पॉइंट रखा हुआ प्लस का क्यू नॉट, वो बाहर दिखा रहा हूं, रखा अंदर है। क्या आपको नहीं लगता कि इस क्यू नॉट पॉइंट पे लगातार फोर्सेस पड़ रहे होंगे, क्योंकि किसी चार्ज के फील्ड के इन्फ्लुएंस में, क्योंकि यहां पे लेट से वो जो प्लस क्यू चार्ज है वो मौजूद है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है। क्यू नॉट बेचारा हल्का सा चार्ज होता है, छोटू सा, इसको ये प्लस क्यू धक्के धुक्के मार के बाहर निकालेंगे, पूरी सारी चीजें करेगा।
कि भाई आ कैसे गया मेरी टेरिटरी में, इसलिए ये इस पर एक फोर्स बेसिकली कहाँ पे पड़ेगा, फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं सर, जैसे इस पॉइंट पे निकालना है तो ये फील्ड लाइन का डायरेक्शन में अगर आप टेंजेंट ड्रॉ कर दो तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया, बेसिकली फोर्स की डायरेक्शन निकल गया, ऐसा कह सकते हो। तो इस डायरेक्शन में इस पर कहीं ना कहीं फोर्स पड़ रहा है, गॉट इट, बाहर को धक्का मारा जा रहा है। लेकिन हम तो इसे चाह रहे हैं कि ये मूव करे ए टू बी, क्या कभी कर पाएगा, प्रैक्टिकली नहीं कर पाएगा। जब तक हम इसको एफर्ट्स ना लगाएं, अपने एफर्ट्स, तब तक ये कभी मूव नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसकी टेंडेंसी है ही नहीं मूव करने की। इसकी टेंडेंसी है बाहर को धक्के खा खा के बाहर निकल लेने की। लेकिन हम बोले नहीं, हम इसे मूव करा के रहेंगे, तो एक तरीका है सर, इसके फोर्स के इफेक्ट को नलीफाई करो पहले, जो इस पे फोर्स लग रहा है। कैसे नलीफाई होगा सर, नलीफाई ऐसे होगा कि अगर इस पे वहां फोर्स एफ लग रहा है तो आप यहां को फोर्स एफ लगा दो। मैं एक रफ कर रहा हूं, आप ज्यादा कंफ्यूज मत होना, मैं एक रफली बता रहा हूं आपको मोटे मोटे तौर पे। तो अगर यहाँ पे क्यू नॉट ई टाइप का फोर्स लगता था, क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर फोर्स पर यूनिट कूलम्बिक चार्ज होता है, तो हमने यहाँ पे माइनस का एफ यानी कि माइनस का क्यू नॉट ई फोर्स लगा दिया। आप मेरी बात समझे, गॉट इट। मैं फेयर भी बताऊंगा, फेयर इस तरफ है, रफ इस तरफ है, गॉट इट, ठीक। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं ये कहना चाहता हूं कि अब इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा दे, अब इस पे नेट फोर्स जीरो हो गया। अगर इस पे नेट फोर्स जीरो हो गया, आप मेरी बात समझो, नेट फोर्स जीरो हो गया तो एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, एम ए जीरो हो गया, एम जीरो हो नहीं सकता, ए जीरो हो गया होगा। इसका मतलब क्या कि इसमें एक्सेलरेशन जीरो है। एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी का चेंज नहीं हो रहा, वेलोसिटी का चेंज नहीं हो रहा मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी अब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर सकता है विदाउट इन्फ्लुएंस, विदाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ प्लस क्यू चार्ज। उस प्लस क्यू चार्ज के विदाउट इन्फ्लुएंस ये मूव कर सकता है आराम से जहां हम इसको ले जाना चाहें। बस हम इसको पीछे से हल्का सा धक्का मार दें, चलता रहेगा, मैं तो चल रही हूं चला, ऐसा बोलते बोलते। तो कुल मिला के आपको इतनी बात शायद समझ में आ गई होगी, गॉट इट। तो अब उसी चीज को फेयरली यहाँ पे दिखा रहे हैं, तो क्या होगा कि जो इनिशियल जहां से हमें ले जाना है वो ऑब्वियसली हमें पता होगा ना यार कि हम कहां से ले जाना चाहते हैं। तो ये डिस्टेंस डिफाइन है, या दूसरे शब्दों में ये पोजीशन वेक्टर डिफाइन है ए का। थोड़ा सा वेक्टर कभी पढ़ा होगा तो आप लिंक कर पाओगे, अदरवाइज मैं आपको जनरल भाषा में बता देता हूं। इसका मतलब यह है कि आपको पता है कि इनिशियली कितना डिस्टेंस पर चार्ज रखा हुआ, तो उसको वेक्टर की फॉर्म में हम आर ए वेक्टर कह सकते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। अदरवाइज आप मोटा मोटा समझोगे मैं पता है इनिशियली कहां है वो, उसके बाद फाइनली कहां जाना है ये भी हमें पता है, तो इसको मोटा मोटा आर बी कह लेते हैं वेक्टर में। अब ये जो बीच का हिस्सा है, मतलब एग्जैक्ट बीच नहीं है, इसके बीच में कहीं भी, वो आर वेक्टर कह लेते हैं। अब आप देख के बता सकते हो कि सर आर वेक्टर ना वेरिंग है, क्योंकि जाना कहां से है और पहुंचना कहां पे, ये दोनों पॉइंट फिक्स है, लेकिन इनके बीच में आप जब मूव करोगे तो आपका ये जो आर वेक्टर होगा ये बदलता रहेगा। आप मेरी बात समझ रहे हो, कभी आप मान लेते हो यहां होंगे तो आर वेक्टर फिर ये हो जाएगा, कभी आप यहां होगे आर वेक्टर बदलता रहेगा, डायरेक्शन वाइज भी और मैग्नीट्यूड वाइज भी। कभी वो आर ए भी हो सकता है, कभी वो आर बी भी हो सकता है, कभी वो इन दोनों के बीच में कुछ भी हो सकता है। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो ये कौन है, बेसिकली क्यू नॉट चार्ज की पोजीशन। इस पे मैंने क्या बोला, बाहर की तरफ कोई फोर्स पड़ रहा है क्यू नॉट, इस इफेक्ट को नेलिफाई करने के लिए मैंने इस पे एक अंदर की तरफ फोर्स पड़ा दिया, लेकिन मैं उसे दिखाऊंगा नहीं यार, क्योंकि वो हॉच पॉच हो जाएगा। आप समझ रहे हो मेरी बात को, समझ नहीं रहे क्या, समझ रहे सर। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस पर जो फोर्स वगैरह पड़ेगा, अब नेट फोर्स जीरो है, यानी अब हम इसको मूव कराएंगे तो ये मूव भी करेगा, ठीक है, मूव करेगा। जैसे जैसे हम इसको वेलोसिटी देंगे तो उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, उसकी वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं आएगा। अब हमें क्या करना है माय डियर, हमें वर्क डन निकालना है ए से बी तक में, कि ए से बी तक लाने में से कितना वर्क डन करना पड़ा, गॉट इट। अब क्लैरिटी है, यानी हमें वर्क डन निकालना है ए से बी तक में। सर एक बात है, वर्क डन का बचपन से हम फॉर्मूला जानते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन दी डायरेक्शन ऑफ फोर्स वगैरह वगैरह, या सरल शब्दों में अगर आप शायद जानते होंगे, मैं ज्यादा ना बोलूं तो शायद आप जानते होंगे फोर्स वेक्टर डिवाइड डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, शायद आप जानते होंगे बाई चांस, ठीक है। अच्छा, आप इधर देखें कि इस पे फोर्स कितना पड़ रहा है। सर इस पे जो फोर्स है वो बेसिकली हमने इस पे एक फोर्स लगाया, वो है माइनस का क्यू नॉट ई, ताकि ये नेट इफेक्ट इस पे जीरो। तो आप कह सकते हो कि जो हमारे द्वारा फोर्स इस पे लगाया जा रहा है वो इतना लगाया जा रहा है। डिस्प्लेसमेंट कितना है सर, अच्छा ये तो मैंने आपको बताया नहीं। तो ऐसा करते हैं, आपको पहले मेन फंडा बताते हैं। आप मुझे बताओ, अगर मुझे किसी बॉडी को ए फोर्स से लेके ए से बी तक ले जाना है, गॉट इट। मान लेते हैं यहां तक का डिस्टेंस 5 मीटर है, मेरी बात को समझेंगे, और मान लेते हैं कि हमने इस पे ना एक फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन का। मेरी बात को प्लीज ध्यान से सुनना, ठीक है। तो कहने का मतलब है, कोई पूछेगा वर्क कितना, आप बोलोगे सर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी 10 इंटू 5 यानी 50 जूल का आपने फोर्स लगाया इस पे, ठीक है। अच्छा, तो लेकिन सर एक बात समझो, अगर ऐसा हो कि जब मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूं और फोर्स हर दूरी पर बदलता रह रहा है, तो क्या मैं कभी कह पाऊंगा कि 10 इंटू 5? मैं नहीं कह पाऊंगा। आप नहीं समझे मेरी बात, मैं समझाता हूं। मैं ये कह रहा हूं, आप मेरी बात सुनो। अगर मान लेते हैं ए से बी तक का डिस्टेंस पता करना है, पता किया जा सकता है बहुत आसानी से, क्योंकि अगर ये आर बी है, ये आर ए है, मेरी बात सुनेंगे प्लीज। अगर ये आर बी पोजिशन वैक्टर है, ये आर ए पोजिशन वैक्टर है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है क्या होता है, फाइनल जहां पहुंचे, जहां एरो गया, उसमें से इनिशियल वाले वेक्टर को घटा देना होता है। तो मेरा कहने का मतलब है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो निकल गया, वो तो बड़ी बात नहीं है। फोर्स आप बोलोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पड़ रहा है वो भी, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि जो इस क्यू नॉट चार्ज पर फोर्स पड़ रहा होगा वो हर बार अलग अलग होगा? क्यों सर?
क्योंकि आप एक उसे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में चला रहे हो, एक बात समझ लो। और इसके कारण नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में चलाने के कारण ई अगर बदल रहा है तो ई इंटू क्यू नॉट एफ होता है, तो फिर अगर ई बदल रहा है तो एफ भी बदल रहा होगा। ऐसे समझ नहीं आ रहा, दूसरे तरीके से समझो। आप ये देखो कि पॉइंट ए पर जब वह है तो डिस्टेंस कितने आ रहे हैं, पॉइंट जब कहीं और गया तो डिस्टेंस बदलेगा, डिस्टेंस बदलेगा। आपको नहीं लगता कि डिस्टेंस बदलता रहेगा हर बार क्यू से उसका? और फोर्स क्या होता है, के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि चार्जेस के बीच का डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। और आपको दिख रहा होगा कि जब क्यू नॉट इधर से उधर मूव करेगा इस पाथ में या फिर इस पाथ में, कैसी भी पाथ में, तो उसका मेन चार्ज से डिस्टेंस हमेशा बदलता रहेगा, जिसके कारण फोर्स बदलता रहेगा। और जब भी फोर्स बदलेगा तो आप वर्क कभी भी इस फॉर्मूले से डायरेक्टली निकाल ही नहीं पाओगे, क्योंकि आप खुद ही सोचो आप फोर्स डालोगे कौन सा, क्योंकि फोर्स तो लगातार बदल रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है कि हमें छोटा छोटा अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना होता है, फिर छोटे छोटे अमाउंट ऑफ वर्क डन को इंटीग्रेट कर देना होता है तो कंप्लीट वर्क डन निकलता है। सर छोटे छोटे वर्क डन से मतलब क्या है? माय डियर, छोटे छोटे वर्क डन से मेरा मतलब ये है कि आप क्या करोगे, आप डी डब्ल्यू कैलकुलेट करोगे। आप बोलोगे ये सब मैंने फेयर में किया हुआ है, लेकिन मैं आपको ऐसे समझा रहा हूँ क्योंकि ऐसे में ही समझ में आएगा। डी डब्ल्यू, अब डी डब्ल्यू कैलकुलेट करना है तो डी डब्ल्यू का मतलब होगा कि मैं क्या करूंगा कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, यानी कि मान लेते हैं कि मैंने इसमें एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करा है। मेरी बात को समझना, अब आपको समझना होगा क्योंकि यही मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट काम है, लास्ट वाला। देखता हूं मैं आपको इसे समझा पा रहा हूं कि नहीं पा रहा। ठीक है, देख लेते हैं। मान लेते हैं कि इसको इस पॉइंट से हमने कुछ इस पॉइंट तक हम इसे ले गए, तो उस समय इस पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये डीएल वेक्टर या डीआर वेक्टर जो भी होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को शो कर रहा होगा। और इस समय इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा, जैसे कि आप समझ पा रहे होंगे, जूम करना पड़ेगा क्या, देखो रुक जाओ, देखो जो आपने इस पर फोर्स वगैरह लगाया उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर लग रहा होगा, लेट से उसकी वैल्यू ई है, ई है उस पर, अरे हम जानते हैं ई वेरी कर रहा होगा। अगर मुझे फोर्स वर्क डन निकालना है तो मैं क्या बोलूंगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। मेरी बात समझना, एफ इंटू डी आर बोल देता हूं, लेकिन निगेटिव का एफ, निगेटिव का एफ क्यों सर? क्योंकि मुझे वो एफ लेना है जो मैं लगा रहा हूं, और मैं वो लगा रहा हूं जो क्यू नॉट ई का ऑपोजिट है, यानी कि माइनस क्यू नॉट ई। और रही बात डी आर की, तो डी आर इज जस्ट अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आप मेरी बात समझ गए, डिस्प्लेसमेंट मतलब आपने कितना उसे डिस्प्लेस किया। डीआर कहो या डीएल कहो, यहां जनरली वैसे डीएल कहा जाता है, तो इफ यू वांट तो आप डीएल ही कह दो क्योंकि फ्यूचर में आपको कंफ्यूजन पैदा ना हो इसलिए। डीएल आप समझ रहे होंगे, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, किसी पॉइंट पी से लेके किसी पॉइंट क्यू तक लाने में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो डीएल है, ये मैंने नाम दिया डीएल वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के टर्म्स में। अब मैं क्या करूंगा, मुझे इसकी वैल्यू रखनी है, रखो सर के क्यू क्यू नॉट, क्योंकि इन दोनों के बीच में लग रहा है आर स्क्वायर डीएल। ये दिक्कत यहाँ पे तभी आती है ना, इसको डीएल की जगह डीआर बोलो ताकि इंटीग्रेट करना आपके लिए आसान हो जाए। ठीक है, बाद में चाहो तो आप इसे बदल देना, ठीक है, वरना कंफ्यूजन सा हो जाएगा, इसलिए मैं उसको आर ही कर देता हूँ। अब देखिएगा इसमें मेरी बात समझना, इसमें कुछ चीजें कॉमन है क्या सर? कांस्टेंट है क्या? के क्यू क्यू नॉट ये सब कुछ कांस्टेंट है, लेकिन सर डी आर अपॉन आर स्क्वायर मतलब कुल मिला के आर स्क्वायर कांस्टेंट नहीं। क्यों? क्योंकि आप जानते हो जब वो पी से क्यू फिर वो कहीं भी जाता रहेगा तो उसका आर हमेशा बदलता रहेगा। क्या आप समझ रहे हो? आर हमेशा उसका बदलता रह रहा है, इसलिए आर हमारे लिए एक वेरिंग फैक्टर हो गया, यानी कि बदलने वाली चीज हो गई, यानी कांस्टेंट चीज नहीं रही। आप समझ पा रहे होंगे शायद, आर उसका हमेशा बदल रहा है, इसलिए हमने आर को वैसे रखा। अब हम क्या करेंगे, अगर हम कंप्लीट वर्क डन निकालना चाहते हैं फ्रॉम ए टू बी, यानी कि इसको ए से लेकर बी तक लाने में जो वर्क डन वो कितना है, तो वो कितना है उसको मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट करूंगा, तो इसे तो वर्क डन ए टू बी लिख देता हूं, और के क्यू क्यू नॉट को मैं कांस्टेंट बाहर निकाल लेता हूं। अब मेरे पास यहां बचेगा फ्रॉम आर ए टू आर बी, क्योंकि मेरा आर क्या है वही है वेरिएबल, इसलिए मुझे सॉल्व करना है। आर की पार्ट 2 को चाहो तो आप ऊपर ले आओ, आप ऐसा देखने लग जाएगा। अब आप क्या वर्क डन फ्रॉम ए टू बी कितना आएगा, के क्यू क्यू नॉट, और उसके बाद आर की पावर -2 को इंटीग्रेट करोगे। देखो अगर आपको पता नहीं है, इंटीग्रेशन का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है एक्स की पावर एन डी एक्स। एक्स की पावर में कोई भी नंबर हो तो उस नंबर पे 1 जोड़ के डिवाइडेड बाई वही कर देना पड़ता है और आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, उसके बाद कैसे करते हैं वो आगे बताता हूँ। तो आर की पावर -2 में +1 करोगे तो -2 + 1 माय डियर इतना होता है, और अपॉन में -2 + 1 फिर से इतना होता है। ठीक है ना, और लिमिट्स को ऐसे लिखते हैं आर ए आर बी। आप समझ रहे होंगे आर ए आर बी क्या, इनिशियल पोजीशन वेक्टर और फाइनल पोजीशन वेक्टर। फाइनली जब आप इसको इंटीग्रेशन में लिमिट्स डालते हो, बहुत लास्ट काम है, प्लीज थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। इसका नेगेटिव छूट गया क्या मेरे से, नेगेटिव लेते हुए चलो, ठीक है। तो आप भी देखोगे ये नेगेटिव नेगेटिव को आके बाहर पॉजिटिव कर देगा। आर की पावर -1 का मतलब 1/r होता है, और 1/r चलो मैं आपके लिए बता देता हूँ वरना कंफ्यूज हो जाओगे। इतना ज़्यादा इसलिए बोलना पड़ रहा है बीच बीच में क्योंकि हो सकता है आप में से कोई मेडिकल स्टूडेंट हो जिनकी मैथ्स वगैरह ना हो, अदरवाइज इंटीग्रेशन कोई टफ नहीं है। के क्यू क्यू नॉट, देखो एक बार अपर लिमिट डालते हैं, कितनी हो गई अपर लिमिट ये, और एक बार डालते हैं लोअर लिमिट ये। आप मेरी बात देखो और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। एक बार इसे समझ लो अच्छे से, आपको दिख रहा होगा डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू के क्यू। मैं नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूँ, लेकिन हमने वर्क डन को कैलकुलेट कर लिया ए से लेके बी तक का कितना है। अगर मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में लेकर दिखाऊं, और ये सारा काम अभी मैं आपको फेयरली दिखाने वाला हूँ, ये तो मैं रफ काम कर रहा हूँ। ये हो जाएगा के मतलब 1/4πε0, ये हो गया सर क्यू क्यू नॉट। जो भी रिजल्ट आया पीछे मैं उसे सिर्फ यहाँ पर नोट डाउन कर रहा हूँ,
1/rp माइनस 1/ra। अगर मैं पिक्चर को थोड़ा क्लियर कर दूं आपके सामने हुआ क्या, हमने किया क्या, तो आपको समझ में आएगा कि हमने कुछ भी नहीं किया, बल्कि एक प्लस क्यू चार्ज था, सोर्स चार्ज था, उससे इनिशियली कोई एक आर ए वेक्टर डिस्टेंस पर, यानी कि कोई सर्टेन डिस्टेंस ए पर कोई एक पॉइंट था और एक पॉइंट यहाँ बी पर था। हमने सिर्फ ए से लेकर बी तक अपने अपने किसी पार्टिकल को, चार्ज पार्टिकल को, यूनिट चार्ज पार्टिकल को मूव कराया और ये जो फाइनल डिस्टेंस था आर बी वेक्टर था। तो इस दौरान उसको वर्क डन कितना करना पड़ा वो हमने कैलकुलेट किया। आप बोलोगे सर पीछे तो आपने ऐसा कर्व नहीं बनाया था। मैं बोल रहा हूं बनाया था ना बनाया था कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बोलोगे ऐसा कैसे कह रहे सर आप। मैं बोलूंगा देखो आपका जो वर्क डन आया क्या वो किस बात पर डिपेंड कर रहा है, वो सिर्फ फाइनल पोजीशन वेक्टर और इनिशियल पोजीशन वेक्टर पर डिपेंड कर रहा है। अब आप चाहे ऐसे घूम के आओ, चाहे आप ऐसे घूम के आओ, चाहे आप सीधे चल के आ जाओ, अल्टीमेटली उसे मतलब है आरबी की वैल्यू और आर ए की वैल्यू से, जो तो फिक्स है वो तो फिक्स ही है आरबी और आर ए की वैल्यू। अपनी बात समझ लो। इसका मतलब ऐसे वर्क डन को मेरे से मास्टर्स जब मैं कर रहा था एमएससी, उस समय मेरे प्रोफेसर ने क्वेश्चन पूछा था। उन्होंने पूछा था, मतलब ऐसी पढ़ाते पढ़ाते ऐसे पूछ रहे थे कि कंजर्वेटिव फोर्स किसे कहते हैं। तो बेसिक सी चीज होती है वैसे कंजर्वेटिव फोर्स। अब आपको मैं बता देता हूं, कंजर्वेटिव फोर्स ऐसे फोर्सेस को कहते हैं जिनके द्वारा कराया गया वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट होता है। वर्क डन इज सेड टू बी कंजर्वेटिव इफ a force is said to be conservative if the work done by that force is independent from the path followed। यानी कि अगर वो पाथ फॉलोड से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। आप देखो क्या आपको कहीं पे यहाँ पे आर टाइप की चीज नजर आ रही है, मतलब कहीं पे ऐसा पता लग पा रहा है आपको कि उसने ये पाथ फॉलो किया या पार्ट 2 फॉलो किया? नहीं सर, हमें सिर्फ फॉर्मूले में आर बी और आर ए चाहिए, बाकी वो किस भी रास्ते से आए। तो इसीलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ काइंड ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल हो गया, क्योंकि उसके द्वारा किया गया वर्क डन हमारा दिख रहा है कि पाथ इंडिपेंडेंट है। सिमिलरली ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक तरह का कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल होता है, संरक्षी बल का, ठीक है, क्योंकि उनके द्वारा कराया गया वर्क डन क्या होता है, पाथ इंडिपेंडेंट। अच्छा, तो अब अगर आप उस फॉर्मूले में ऊपर देखो तो आपको दिखेगा कि वर्क डन, अगर आप चाहो तो क्यू नॉट को नीचे ले आओ तो आपके पास कुछ इस तरह का रिजल्ट आ रहा है। मैं एक बात बता रहा हूं क्योंकि हम इन रिजल्ट्स को आगे यूज करना है। आप सिर्फ ना कैलकुलेशन वगैरह समझो और मोटा मोटा फंडा समझो क्या हो रहा है। फिलहाल हमने एक रिलेशन निकाला कुछ इस तरह का। तो बेसिकली व्हाट इज इट, डब्ल्यू ए बी डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। ये क्या निकला, ये निकला वर्क डन टू कैरी अ चार्ज फ्रॉम अ पॉइंट ए टू द पॉइंट बी, वर्क डन टू कैरी अ यूनिट चार्ज, क्यू नॉट है डिवाइडेड में, वर्क डन टू कैरी अ यूनिट चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू द पॉइंट बी विद इन द इन्फ्लुएंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू सोर्स चार्ज के इन्फ्लुएंस में लाना। उसमें जो आपको वर्क डन करना पड़ता है वो इतना वर्क डन करना पड़ता है। और कैसे कैसे आपने वर्क किया आपको पता है। अगर प्रोसीजर मैं आपको बताऊं तो सिंपल प्रोसीजर है कि हमारे चार्ज को, जो कि टेस्ट चार्ज था, एक क्यू सोर्स चार्ज बाहर को फेंक रहा था, हमने एक अपोजिट डायरेक्शन में एक माइनस क्यू नॉट ई फोर्स लगाया और उस माइनस क्यू नॉट ई के कारण और एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कराया डी आर से मल्टीप्लाई करा के, और इस वर्क डन को इंटीग्रेट कर दिया। जो भी रिजल्ट आया वो हमारे सामने है, जो कि पाथ इंडिपेंडेंट वगैरह वगैरह है, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ठीक है सर। अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। इन सबको मैंने कनेक्ट करना है, डॉट्स को मैं एक एक करके, पहले जो अपने लिए इंग्रेडिएंट्स है वो तैयार कर रहा हूं। एक इंग्रेडिएंट तैयार हो चुका है, इक्वेशन 1 जो भी बनाया बोल दो, एक साथ कहानी एकदम से ओपन हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा आपको। देखो मेरी नेक्स्ट बात ये है कि आप ये कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि ना एक सिंपल सा काम करते हैं। हटाओ यार, एक सिंपल सा, बहुत सिंपल सा काम करते हैं। क्या होता है सर सिंपल सा काम? देखो वर्क डन बराबर क्या होना चाहिए था, मतलब वर्क डन कैसे निकालते हो आप? सर वर्क डन तो हम निकालते हैं कायदे से फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इस बारी में एफ डॉट डी आर टाइप का कुछ है, ये हमारा होता है। अच्छा तो सर एक बात बताइए, क्या डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू, आप क्योंकि बोलते हो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर फोर्स पर यूनिट कूलम्बिक चार्ज वगैरह होता है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि फोर्स बराबर क्यू नॉट इंटू ई? बिल्कुल कह सकते हो सर आप, हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं। तो उस हिसाब से आप ये भी कह सकते हो कि डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट बराबर एक तरह से कितना निकल गया, ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर टाइप का। अगर आप इस पूरे सिचुएशन को इंटीग्रेट कर दोगे तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू आ जाएगा फ्रॉम, अगर आप ए टू बी कर रहे हो मान लेते हैं, और ये क्यू नॉट हो जाएगा डिवाइडेड में, और यहाँ भी आपने इंटीग्रेशन किया मान लेते हैं, क्योंकि आपने उस तरफ ए से बी किया तो यहाँ भी वही करना पड़ेगा, ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर हो गया। आप देखो डायरेक्टली भी वो रिलेशन जो मैंने आपको निकालना चाह रहा था वो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली निकाल के भी आपको दिखा दिया। मैं इधर को जाता हूँ ताकि आपको दिख जाए। इस पे फोकस करो और यहाँ पे देखो जो मैं बताने जा रहा हूँ, यहाँ कहीं देखो, ये देखो, ये जो आपने किया ही किया क्या है, क्योंकि जब आप यहाँ पर इतना सब कुछ काम कर रहे हो कि डी डब्ल्यू इज इक्वल टू ये आपने जो फाइनली किया रिजल्ट, अभी मैं आपको आगे पे भी दिखाऊंगा, यहाँ पे मेरे ख्याल से दिख नहीं पा रहा क्योंकि मैंने, हाँ ठीक है, अभी मैं आगे पे दिखाऊंगा फेयर वर्क में मैंने किया हुआ, प्लीज डोंट वरी। लेकिन आपको फिलहाल इतना समझ में आ गया क्योंकि ये चीज अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को थोड़ा ध्यान से देखें ना, तो हम ये भी कह सकते हैं कि हमें जो लाइन इंटीग्रल की वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड के, क्योंकि इसे क्या बोला जाएगा आपसे, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि लाइन के अलॉन्ग हम इंटीग्रेट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, इसलिए ये चीज क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल बराबर कितना हो गया, अगर आप चाहो तो बोलना, तो वही इतना हो गया।
इतना हो गया। इस चीज़ को प्लीज़ माय डियर कैच करके रखना, क्योंकि मैंने थोड़ी देर बाद घूम फिर के आऊँगा, मैं यहीं आऊँगा, लेकिन क्योंकि अभी कुछ पॉइंट्स मुझे खोलने, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे ही वो क्लियर होंगे मैं तुरंत यहाँ के आपको बताऊंगा क्या निकला था। अभी हमें समझ नहीं आ रहा है कि ये निकला क्या, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद समझ में आ जाएगा तुरंत कि निकला क्या था, इसलिए मुझे इस पर आना है। क्या आप मेरा साथ दोगे, थोड़ा सा वेट करोगे? आपको कैलकुलेशन समझ में आया, बस इतना मान के चल लूँ, ठीक है? आपको छोटा सा ये समझ में आ गया ये कैसे आया, आपको हल्का सा ये समझ में आया कैसे आया, आपको ये समझ में आ गया, हमने इन दोनों को रिलेट करके इक्वल कर दिया, ये समझ में आ गया, लेकिन हुआ क्या ये फिलहाल समझ नहीं आया, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है? फिलहाल जो कुछ पढ़ा उसको यहाँ देख लेते हैं। तो अब ये बता रहे हैं कि देखो क्या क्या बता रहे हैं, ये बोल रहे हैं नेगेटिव लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट द वर्क डन बाय द, इनकी डेफिनेशन जो कहना चाह रही है, अगर वही कहना चाह रही है जो हमने निकाला पीछे, ये बोल रहा है कि जो WAB जो होता है ना, वो होता है माइनस का A to B, F को आप क्या बोल सकते हो, Q नॉट इंटू ई। बोलो वही निकला कि नहीं निकला, वही निकाल ले कि नहीं निकाल ले जो मैंने अभी पीछे निकाल के दिया आपको, अपॉन Q नॉट बराबर A to B E डॉट DL, ये वही निकाल के दे रहे हैं जो पीछे मैंने अभी आपको पीछे पे बोला यहाँ पे, क्योंकि ये देखो ना, ये हमारा क्या निकला, यही तो चीज़ निकली भी है। इवन सॉरी, आई एम रियली सॉरी, ये नेगेटिव F होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है नेगेटिव F ले क्यों रहा हूँ मैं, ठीक है? तो इस स्टार्टिंग से नेगेटिव F होना चाहिए, ठीक है? तो उस हिसाब से फिर ये आपका नेगेटिव जब इसमें आएगा तो ये इनको शायद प्लस माइनस कर देगा, तो वो देख लेंगे। फिलहाल मैं ऐसे रफली रख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है? तो कुल मिला के आपको फिलहाल ये समझ में आ गया होगा, जो भी डेफिनेशन वगैरह यहाँ पे कह रहे हैं, ये हमें डेफिनेशन बनी बनाई दे रहे हैं कि ऐसा होता है, मैंने आपको कर दिखाने की कोशिश की है क्या क्या होता है, ठीक है ना? ये वही सेम सिनेरियो, मुझे कुछ नहीं बोलना है इसमें, क्योंकि सब कुछ वही है, A से B है, RA है, RB पोजीशन वेक्टर है, एक Q नॉट चार्ज को इसमें रखेंगे, उस पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाहर को पड़ेगा, वही सब बातें हम कोशिश करेंगे कि इस F फोर्स को नलीफाई कर सकें। इसके लिए हम इस पर एक माइनस Q नॉट E टाइप का एक फोर्स लगाएंगे, वही सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई है जो मैंने आपको बताई हैं। और उसके बाद टोटल वर्क डन निकालना होगा, तो फिर हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, F की वैल्यू रखेंगे Q नॉट अपॉन R स्क्वायर टाइप की। देखो बस वही सारा काम हो रहा है, ठीक, वही सारा काम है, वही सारा काम है, बस इन्होंने कैलकुलेशन जंप किया, मैंने यहाँ पे आपको कैलकुलेशन बता रखा है, पीछे पे आपको मैंने बता रखा है, तो इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है? अच्छा, और क्या क्या रिजल्ट है सर? ये रिजल्ट है, ये हमारा फाइनल रिजल्ट था, ये चर्चा भी मैं आपके साथ कर चुका हूँ कि ये पाथ फॉलोड रहता है, कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जाम्पल है, ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ, इसलिए मुझे इसमें कुछ भी नहीं बताना। लास्ट बात ये बोल रहे हैं कि लाइन इंटीग्रल में अगर मान लिया आप A पॉइंट से B पॉइंट तक आते हो, आपने कोई एक सर्टेन वर्क डन किया और आप वापस B से A पे जाते हो, तो आपका नेट वर्क डन 0 हो जाएगा। यानी कहना चाहते हैं कि अगर ये वर्क डन प्लस W है तो वो माइनस W होगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप E डॉट DL निकाल रहे हो, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, और इसे क्लोज्ड निकाल लो, क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल, तो इसका आंसर हमेशा 0 होगा। क्लोज्ड का मतलब होता है कि आप A से B गए और फिर B से वापस A में आ गए, यानी A to A, तो उसका आंसर 0 होगा। बस यही कहना चाह रहा है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, शायद आप समझ गए, ठीक है? और कुछ भी नहीं। अब मेरी बात सुनो, जो मैं आपको मेन बात बताने वाला हूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बस यहाँ से टॉपिक शुरू हो गया और मुझे पीछे आगे इसको रिलेट करना पड़ेगा। अभी का काम मैंने हल्का हल्का आपको बता दिया कि लाइन इंटीग्रल का मतलब क्या, असली जो रिलेट होगा वो अब होगा पीछे से, देखो इधर। उससे पहले एक टर्म है, इसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो व्हाट डू वी मीन बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पहले इसे क्लियर कर लेते हैं, ठीक है? बहुत सिंपल टॉपिक है ये, मैं 10th क्लास के बच्चों को पढ़ा देता हूँ, वैसे तो उसी समय पढ़ा देता हूँ सारी बातें, क्योंकि उन्हें समझ में आ जाती है, क्योंकि ईजी है। देखो आपको भी आ जाएगी, कुछ नहीं करना, एक प्लस Q चार्ज है, ये प्लस Q चार्ज है, यहाँ तक मान लेते हैं इसका फील्ड रहता है, और इसके बाद इसका फील्ड खत्म हो गया, तो ये इन्फिनिटी का रास्ता शुरू हो गया, ठीक है? यहाँ फील्ड खत्म हो गया, मुझे कुछ नहीं करना, मैं एक Q नॉट चार्ज को, लेट से Q नॉट चार्ज को मैंने यहाँ पर रखा, लेट से पॉइंट P पर रखा, ठीक है? अब मेरी बात को प्लीज समझते हुए चलना, हुआ क्या, मान लेते हैं मेरे पास एक Q नॉट चार्ज है जो कि इन्फिनिटी पे पड़ा हुआ, यहाँ कहीं पे पड़ा हुआ Q नॉट चार्ज, मेरी बात को ध्यान से समझते हुए चलो, टेस्ट चार्ज है, अरे कहाँ पे पड़ा हुआ, इन्फिनिटी पर पड़ा हुआ है। यानी कि मैं कहना चाहता हूँ कि इसका अगर मैं डिस्टेंस देखूँ R, तो वो इन्फिनिटी के इक्वल आएगा जब वो यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो इनिशियल डिस्टेंस के लिए मैं इसे RA कह देता हूँ कि इनिशियली RA और फाइनली RB कह दूंगा, गॉट इट? मैं चाहता हूँ कि फाइनली वो जो चार्ज अभी P पॉइंट पर है वो पॉइंट Q पर आ जाए। अब पॉइंट Q तक का डिस्टेंस मान लेते हैं, मैं कह लेता हूँ कि RB डिस्टेंस है, और जिसकी वैल्यू अभी के केस में मैं R ले लेता हूँ, ऐसा कुछ एक रफली समझाने के लिए। प्रॉब्लम तो नहीं हो रही आपको इसमें? मैं कुछ भी नहीं करना चाहता हूँ, मेरी बात सुनो प्लीज, कंफ्यूज मत होना। सिर्फ इतना सा कर रहा हूँ कि एक Q चार्ज है, उसमें इन्फिनिटी से किसी पॉइंट को उठा के उसके फील्ड में ला रहा हूँ, बस इतना काम कर रहा हूँ। फील्ड में कहाँ तक ला रहे हो उसके लिए मैंने बताया कि R डिस्टेंस तक ला रहा हूँ। इन्फिनिटी का मतलब इन्फिनिट डिस्टेंस पर है, बस इतना ही हुआ, अब कुछ ज़्यादा नहीं हुआ। अब यहाँ से यहाँ लाने में जो आपको वर्क डन करना पड़ेगा, उसी वर्क डन को पर यूनिट कूलम्बिक चार्ज में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। डेफिनेशन है इसकी। So what is electric potential? Electric potential is nothing to, it is a work done to carry a unit test positive charge from infinity to a point within the influence of plus Q charge और source charge. अभी डेफिनेशन सब लिखी है, प्लीज डोंट वरी। कहना इतना चाह रहा हूं कि किसी भी पॉइंट, किसी भी चार्ज को, टेस्ट चार्ज को इन्फाइनाइट से
किसी एक पॉइंट में, यानी कि फील्ड के अंदर किसी एक पॉइंट में लाने में जितना वर्क डन करना पड़ा, वही वर्क डन आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उस पॉइंट पर। अब दिखाता हूं इसे तो क्लियर हो जाएगा, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहली बात, क्या आपको यहां से लाने में कोई वर्क डन करना पड़ेगा? नहीं सर, कुछ भी दिक्कत है, कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे। देखो, असली जो कहानी शुरू होगी वो इसकी एंट्री के बाद होगी, क्योंकि जैसे ही आप यहां पहुंचकर आगे बढ़ना चालू करोगे ना टेस्ट चार्ज को लेके, तो प्लस उस प्लस को धक्का मारेगा बाहर की तरफ। आप समझ रहे हो? और यहीं से जन्म होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का। आपको याद होगा, मैं पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन ऑलमोस्ट हर लेक्चर में कहता हूं कि जब भी आप किसी एक्सटर्नल फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करते हो, जैसे नीचे पेन रखा हूं, मैं उसको ऊपर उठा रहा हूं, ग्रेविटी नीचे ले जा रही, लेकिन मैं ऊपर खींच रहा हूं, यानी मैं ग्रेविटी के अपोजिट पे काम कर रहा हूं, तो मैं इस पर जरूर एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर रहा हूँ। वैसे ही कुछ यहां पर होने वाला है, और वो पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्विवेलेंट होगी? जो मैंने वर्क डन किया इसे उठाने में, वो वही काम करूंगा। अब मैं इस चार्ज को यहां से उठा करके जबरदस्ती, क्योंकि मेन काम मेरा यहां से शुरू होगा, क्योंकि यहां से फील्ड आया, इसके बाद मैं उठा के जबरदस्ती से पॉइंट क्यू तक लूंगा। आप जानते हो कि ये जाना नहीं चाहता कभी भी, क्योंकि उसको प्लस क्यू धक्का मार रहा है बाहर को, लेकिन आप उसको पीछे से धक्का मार के ले जा रहे हो उसको कि चल भाई चल भाई चल भाई, और आपका धक्का आप जानते हो मजबूत होता रहेगा समय के साथ साथ। क्यों? क्योंकि आपका सोर्स चार्ज के आप नजदीक जाते रह रहे हो, तो वो सोर्स चार्ज उसे और तेजी से धक्का मारेगा, तो आपके धक्के का अमाउंट भी धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। तो इस कहानी में होगा वही जो अभी पीछे मैंने बताया था कि वर्क डन करवाना है, कैसे कराना है, इस तरीके से कराना है कि जो नेट फोर्स है वो जीरो हो उस पर। यानी आप पर अगर 20 न्यूटन का पड़ रहा है, आप भी अपनी चार्ज पे 20 न्यूटन का डाल के आगे भेजो। अब वो थोड़ी देर बाद 25 न्यूटन पड़ने लग जाएगा, आप भी 25 न्यूटन। इससे क्या होगा? इससे नेट फोर्स हमेशा उस पर जीरो लगेगा, लेकिन वो मूव भी करता रहेगा कांस्टेंट वेलोसिटी से, लेकिन विदाउट एनी एक्सेलरेशन, विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी एक्सेलरेशन। तो बिना एक्सेलरेशन के हमें उसे मूव कराना है आगे तक। आप मेरी बात समझ लो, बिना एक्सेलरेशन के पे कोई एक्सेलरेशन नहीं लगना चाहिए, यानी उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स जीरो होना चाहिए। आप तो सिर्फ इसलिए उसे आगे ले जाने के लिए फोर्स लगा रहे हो क्योंकि उस पर ऑलरेडी एक फोर्स पीछे को लग रहा है, बस आप उसे काउंटर करने के लिए। अगर 20 न्यूटन का लग रहा है तो 20 न्यूटन, लेकिन वो फोर्स बदलता रह रहा है, इसलिए आपका फोर्स भी वेरिंग होगा, जो पीछे मैंने आपको बताया अभी। इसलिए हमें वर्क डन कैसे करना पड़ता है? छोटे छोटे अमाउंट में। शायद समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो इतना सही है। अगर मैं आपको वही कैलकुलेशन, एग्जैक्ट कैलकुलेशन जो आपने पीछे किया था, वही काम हमें यहाँ पे करना है, करेंगे। तो मान लेते हैं कि मान लेते हैं, इधर देखो, ठीक है, क्या बोला था मैंने, हम इसे पॉइंट क्यू तक लाना चाहते हैं ना। चलिए ठीक है, थोड़ा सा सिचुएशन को थोड़ा इजी कर लेते हैं, मतलब वही सब कुछ लिख रहा हूँ मैं, अपने जगह बना रहा हूँ बस, और कुछ नहीं। तो मान लेते हैं ये पॉइंट आर बी है, इस पॉइंट पर हम इसे फाइनली लाना चाहते हैं, और इस पॉइंट को कुछ एक नाम देते हैं, क्यू नाम दे देते हैं। और मैं मान लेता हूँ कि पी से चलना चालू किया और क्यू तक ले जा लेते हैं, और उसको आर नाम दे देते हैं। ठीक है, बस मैं आपको बता देता हूँ सिचुएशंस क्या है, वही काम कर रहा हूँ एग्जैक्टली यार, कुछ नया काम बिल्कुल नहीं कर रहा। मैं क्या करूँगा, एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कराऊंगा डी एक्स लेंथ का, मान लेते हैं। और मान लेते हैं स्टार्टिंग में इनकी डिस्टेंस वगैरह को भी थोड़ा सा कुछ हिसाब किताब कर लेते हैं नया नया ऐसा। जैसे स्टार्टिंग में मान लेते हैं कि हमारा जो पॉइंट पी है स्टार्टिंग में, वो एक्स डिस्टेंस पर हमने उसे लिया। उसके बाद हम उस पर छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करा रहे हैं, लेट अस से डी एक्स डिस्टेंस का हम उस पर डिस्प्लेसमेंट करा रहे हैं बस। और फाइनली मान लेते हैं कि जिस पॉइंट पर हम लाना चाहते हैं वहाँ तक का डिस्टेंस आ रहा है, यानी कि हम आर डिस्टेंस पर लाना चाहते हैं उसको। कितने डिस्टेंस से? सर इन्फाइनाइट डिस्टेंस से। इन्फाइनाइट डिस्टेंस से मतलब, तो सर ऐसा कर लेते हैं कि यहाँ पर लिख लेते हैं कि इन्फाइनाइट डिस्टेंस पर, यानी आर इज इक्वल टू इन्फिनिटी से हम उसको ला रहे हैं ना, तो आर इज इक्वल टू इन्फिनिटी से हम उसको ला रहे हैं। मान लेते हैं यहाँ से ला रहे हैं, ये पॉइंट कह लेते हैं, ठीक है, इस चार्ज को। अब समझना प्लीज़ बहुत आराम से, डायग्राम को पहले समझ लो, उसके बाद डायग्राम क्या मतलब जो भी है उसे समझ लो। देखो, आपको कुछ नहीं करना, आपको बेसिकली मैं एक छोटा सा काम पहले क्या करूँगा, अगर आप सोचो कि हम कैपेबल रहे पी से लेके क्यू तक के वर्क डन को निकाल पाने में, क्योंकि अब ये फील्ड के अंदर, इसलिए हमें फील्ड के अंदर ही वर्क डन निकालना है, छोटे अमाउंट का लेके। छोटा क्यों निकाल रहे हैं सर? क्योंकि छोटे में जो फोर्स होगा वो वेरी नहीं हो पाएगा, तभी हम असल मायनों में वर्क डन निकाल पाएंगे। इसलिए अगर मैं छोटे से वर्क डन को कैलकुलेट कर लूँ, अगर मैं इसे डी डब्ल्यू कह दूँ, तो डी डब्ल्यू बेसिकली मेरे लिए अभी पी क्यू है, ठीक है ना। डब्ल्यू वर्क डन फ्रॉम पॉइंट पी टू पॉइंट क्यू, यानी चार्ज को मैं पॉइंट पी से पॉइंट क्यू तक लाने में जो वर्क डन करता हूँ, वो मैं अगर कैलकुलेट कर लूँ, उसको मैं इंटीग्रेट कर दूँ फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम दिस इन्फिनिटी टू आर, तो मुझे बताओ क्या निकलेगा। तो सर उस समय मेरा निकल जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्योंकि डेफिनेशन यही कहती है। डेफिनेशन कहती है कि आपका वर्क डन निकालना है, लेकिन वो वाला जो इन्फिनाइट से उस पर्टिकुलर पॉइंट में जहां आप निकालना चाहते हो, मैं निकालना चाहता हूं पॉइंट आर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, तो पॉइंट आर तक लाने में जो आपको वर्क डन करना पड़ा पर यूनिट कूलम्बिक चार्ज पर, वही आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा एट पॉइंट आर। डेफिनेशन ने जो कहा मैंने आपके सामने एकदम लिख दिया। दोबारा रिपीट करता हूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर पॉइंट आर पर निकालना है तो उसका कुल मतलब इतना है कि आप इन्फानाइट से पॉइंट आर तक लाने में कितना वर्क डन करना पड़ा, उसको क्यू नॉट से डिवाइड कर दो, आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट आर निकल जाएगा। वैसे तो हम कैलकुलेशन ऑलरेडी कर चुके हैं, हम चाहें तो डायरेक्टली भी बोल सकते हैं। क्या सर? देखो इधर,
अभी पीछे मैंने आपको ऑलरेडी कैलकुलेशन बताया कि वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, क्योंकि सेम सिनेरियो था, अगर आपको याद हो पा रहा होगा तो वो था क्यू नॉट अपॉन 4πε0। देखो मैं वैसे मुझे याद आता रह रहा है इसलिए मैं लिखता रहा हूँ, 1/RA माइनस 1/RB टाइप का कुछ था, इवन 1/RB माइनस 1/RA था शायद, 1/RB माइनस 1/RA। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 1/RB माइनस 1/RA ये था, आपको याद होगा। अभी देखो ना पीछे जाके स्लाइड में जाके देखो ना, आपको याद होगा, क्योंकि वही एग्जैक्ट कैलकुलेशन है, सब कुछ चीज़ें वहाँ, इसलिए मैं उसे रिपीट नहीं कर रहा। मैं करने वाला था पहले एक बार, लेकिन मुझे लगा डायरेक्टली बोल देता हूँ, क्योंकि बात फिर उलझेगी वरना। देखो आपको समझ में आ रहा है, ये था वर्क डन। लेकिन यहाँ पर अगर आप सिचुएशन देखो, ए कौन है और बी कौन है। ए यानी कि ए क्या था, ए यानी कि कितने डिस्टेंस पर था, क्योंकि अगर हमें देखना हो आर ए का मतलब क्या कि कितना डिस्टेंस है वो सोर्स चार्ज से। आप प्लीज रिलेट करो पीछे की बात से। तो हमारा ये जो स्टार्टिंग में हम बोल रहे हैं कि स्टार्टिंग में वो कहाँ पर, इन्फानाइट पर। आप देखो ना यहाँ पे स्टार्टिंग में इन्फानाइट पे, यानी आर ऑफ इन्फिनिटी का तो मतलब सीधा सीधा इन्फानाइट होगा, क्योंकि इन्फानाइट डिस्टेंस पर। और आर बी यानी कि फाइनली हम उसे कहाँ चाहते हैं, सोर्स चार्ज से, तो हम चाहते हैं सर आर डिस्टेंस पर। अगर आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात। तो अगर मैं इसमें डायरेक्टली चीज़ों को लिखूं कि ए के प्लेस पे मैं चाहता हूं इन्फिनिटी से ला रहा हूं और बी यानी कि पॉइंट आर तक ला रहा हूं, तो कैलकुलेट हो पा रहा नहीं पा रहा, मुझे बताओ सिर्फ। तो बताओ 1/RB को तो 1/R लिख दोगे, लेकिन 1/इन्फिनिटी का मतलब कितना होता है, 0, क्योंकि इन्फिनिटी मतलब 1/0, तो ये कैंसिल हो गया। तो मेरे पास W ऑफ इन्फिनिटी टू R कितना निकल गया, वर्क डन। यानी इन्फिनिट से R डिस्टेंस पर लाने पर जो मेरा वर्क डन निकला है वो कितना निकल गया, वो इतना निकल गया आर, बस हो गया खत्म। और इसी चीज को हमने डेफिनेशन कहती है कि यही चीज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है एट पॉइंट आर। तो निकल गया, हो गया प्रॉपर, काम हो गया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन जो थी, मैंने वहीं से आपको हाथों हाथ एक डेरिवेशन भी करा दिया कि किसी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किसी डिस्टेंस आर पर कितना होता है। अब इसे हम धीरे धीरे रिलेट करेंगे, लेकिन ये मैंने सिर्फ फॉर्मूला निकालने के पर्पज से आपके साथ काम किया। ये जो वर्क डन कैसे आया इसका काम मैंने पीछे ऑलरेडी बता दिया, तो सेम कैलकुलेशन फॉलो होगा। आप समझ रहे हो, सेम टू सेम, कुछ भी नहीं बदलना उसमें। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की वैल्यू रखनी है, बस वो सारा काम आप वहाँ से कह रही है। तो ठीक है, इसको आप दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हो, वी आर बराबर निकल गया 1/4πε0 Q/R। देखो ना Q/R, उसको थोड़ा रीअरेंज किया और कुछ नहीं, ऐसा निकला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट आर। किसी भी जनरल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऐसे निकलता है। अगर आपको याद हो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती थी, 1/4πε0 Q/R², उसका मैग्नीट्यूड कितना होता था, इतना। तो अगर आप इन दोनों में कंपैरिजन करें तो E क्या है, R² के डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। V क्या आया, R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जो काम इलेक्ट्रिक फील्ड करता है वैसा ही काम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, बताता है प्रेजेंस को इलेक्ट्रिक चार्ज की, ऐसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी प्रेजेंस को बताता है इलेक्ट्रिक चार्ज की। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों सर, क्योंकि वर्क आप देखें, जूल वर्क एक स्केलर नंबर है और चार्ज भी एक नंबर है, तो नंबर बाई नंबर एक नंबर ही आएगा, इसलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक नंबर है, यानी स्केलर क्वांटिटी है। अदरवाइज इलेक्ट्रिक फील्ड का स्केलर जो सब्सटीट्यूट है वही है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कोई पूछ सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड का स्केलर सब्सटीट्यूट मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड काम करता है वैसा ही काम। तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिस्कस करते हैं इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में दिक्कतें क्या है कि इसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन को भी डिस्कस करना होता है कि कहाँ से लग रहा है, कहाँ पे लग रहा है, फिर वेक्टर वगैरह वगैरह। यहाँ वो नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये नंबर स्केलर जस्ट जोड़ना होगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको मेरी बातें समझ में आ पाई होंगी। एक बार देख लेते हैं क्या क्या जो मैंने बातें बोली, उसके अलावा कुछ होगा तो मैं उसे रिपीट करूंगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन पढ़ लो, सिंपल से। कोई पूछे किसे कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी, क्या होगा सर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी इज नथिंग बट इट इज अ वर्क डन टू कैरी अ यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट पी। बस खत्म, उसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, वही सब चीज़ें आपके सामने रखी हुई हैं। आपको दिख रहा होगा, मैंने बताया आपको कि हमें इनफाइनाइट से लाना है, तो इस इनिशियली आर ए कितना हो जाएगा इनफाइनाइट, आर बी यानी कि आर हो जाएगा। एक बार देख लो, सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इनको रखोगे आपके पास ये रिजल्ट आएगा। और यही मैंने आपको बताया, यूनिट वगैरह आप ऑब्वियसली समझ सकते हो क्या क्या होगी। और ठीक है, यूनिट क्या होगी, जूल पर कूलम कह सकते हो क्योंकि वर्क की यूनिट होता है, वोल्ट भी कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस सर वही चीज़ है, दोबारा से अब बस देख लो क्या किसे कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मैं आपको बता देता हूँ। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब सर वही सेम सिचुएशन, प्लस क्यू चार्ज है, इसका अपना कोई फील्ड है, बाहर कहीं इन्फिनिटी शुरू हो गया, करना कुछ नहीं है। इस बार इन्फाइनाइट से नहीं लाना किसी पॉइंट तक, इस बार फील्ड के अंदर ही किसी पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाना है। मुझे नहीं लगता आपको इसमें कंफ्यूजन हो रहा होगा, मैं रिपीट कर दूंगा। लेकिन अरे यार ये ना कभी चलना बंद कर देता, चलिए थैंक गॉड चल गया, बंद हो जाता तो फिर हो गया था काम। देखो इधर मेरी बात सुनो, मान लेते हैं कोई पॉइंट ए है, मान लेते हैं कोई पॉइंट बी है, कोई दिक्कत है मानने में? ये कहाँ पर है सर, ये फील्ड के अंदर ही है। तो उस समय अगर मुझे कोई कह रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वी बी माइनस वी है, बस यही चीज़ है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस।
इसको दूसरे शब्दों में आप क्या कह सकते हो, VBA कह सकते हो या VAB, जो भी कहना हो आप कह सकते हो। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हो चुका है। अब ये क्या है, डेफिनेशन क्या कहती है सर, वर्क डन टू कैरी अ टेस्ट यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर डिवाइडेड बाय Q0। उस समय इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक ला रहे थे, लेकिन इस बार किसी पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक ले जा रहे हैं उसी फील्ड के अंदर। इतना सिंपल है। आप मेरी बात नहीं समझे? समझ गए? शायद आप समझ गए मेरी बात को। अगर हम यहीं पर निकालने लग जाए फटाफट से फॉर्मूला, देखो आपको एकदम से मिल जाएगा। देखो सर 1/Q0 को फिलहाल कर तो ऐसे रख दो। आप WAB को निकाल सकते हो सर? हाँ सर, अभी तो पीछे निकाला था हमने, सबसे पहला काम ही आज हमने यही किया। क्या किया था अगर आपको याद होगा, सर हमने वर्क डन निकाला था, हमने कहा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और उसके बाद वर्क डन की वैल्यू कितनी आई थी, अगर आप देखो, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर आपको याद होगा आपने डायरेक्टली ये निकाला था, वैसे आप चाहो तो देख लो अपने अपने हिसाब से जो भी है, आपको याद होगा आपने ये निकाला था, उसके बाद 1/RB माइनस 1/RA था। तो कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं चाहिए, बहुत क्लैरिटी चाहिए, ठीक है। अगर आप यहाँ पर रखते हो WAB की वैल्यू रखो, या एक साथ ही लिख दो उस पूरी चीज़ को जो आपकी निकली है, उसके बाद काम हमारा फिनिश हो जाएगा एकदम से, बस लास्ट स्टेप है, खत्म हो गया काम। Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और उसके बाद 1/RB, वो यही तो है सर, ठीक है। अगर मैं उस चीज़ को खोल दूँ, इससे मल्टीप्लाई और एक बार उससे मल्टीप्लाई कर दूँ, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और उसके बाद 1/RA, ऐसा लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकता हूँ सर। अब क्या करें हम इसे, क्या हम इसे सॉल्व कर सकते हैं सर? आप गौर से देखो, बस गौर से देखने की हो रही है, बस देखो Q है ना, Q और 1 एक ही तो बात है, मैं उसे थोड़ा रीअरेंज कर रहा हूँ। ये Q है ना, Q था तो दे दिया, Q था तो दे दिया। अगर आप सोचो कि ये क्या चीज़ है, थोड़ा ध्यान से सोचो, अभी आपने फॉर्मूला डिराइव किया था, ये अगर मैं कह दूं कि पोटेंशियल एट पॉइंट बी का फॉर्मूला मैं गलत कह रहा हूँ क्या? मैं कह दूं कि ये पोटेंशियल एट ए का फॉर्मूला मैं गलत कह रहा हूँ क्या? तो आपको समझ में आ गया क्या पोटेंशियल डिफरेंस बराबर क्या है? दोनों के जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स हैं उन दोनों पॉइंट्स पे, उन दोनों को घटा दो तो आपका निकल जाएगा। मैं आपको समझा देता हूँ, मुझे लगता है आपको कन्फ्यूजन ना हो, बस इसमें मैं यही देखना चाहता हूँ। एक मिनट मैं स्लाइड निकाल दूँ, कहाँ गई हो? ये आपको याद होगा मैंने आपको कैसे बताया, ये VR क्या है, क्लियरिटी पूरी एक बार प्लीज़ देख लो अगर आपको कन्फ्यूजन हो, अदरवाइज मैं आपको सीधे बता रहा हूँ, ठीक है। ये मैं आपको बता चुका हूँ, और मैं एक बार इसे फाइनली आपको कंक्लूड भी कर देता हूँ। यहाँ दिखा दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कुछ नहीं होता सर, एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क डन करना पड़ा यूनिट कूलम्बिक चार्ज को Q0 को, बस उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दोस टू पॉइंट्स। और वो बिल्कुल इक्वल होता है कि जितना इस पॉइंट पर पोटेंशियल है, जितना इस पॉइंट पर पोटेंशियल, उनके बीच का जो डिफरेंस है वही है, एग्जैक्टली वही है कैलकुलेशन से। आप देखो जो मैंने आपको बताया, क्या आपको दिख रहा है? क्या आप इन्हें सेपरेट कर सकते हो ऐसे करके, नेक्स्ट स्लाइड में ऐसे करके? और क्या पहले वाला जो आपको दिख रहा होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी और दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट, हो गया सर, यही था। दोनों स्केलर क्वांटिटी बता चुका हूँ। इन्फिनिटी पे जीरो होगा, क्यों होगा सर इन्फिनिटी पे जीरो? देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, बार बार प्रैक्टिस करते रहो, 1000 बार प्रैक्टिस करते रहो, लिख लिख के प्रैक्टिस करो। देखो ये होगा, ये क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई एक चार्ज है यहाँ पर +Q और उससे कोई एक डिस्टेंस R पर आप देखना चाहते हो कोई पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, तो वो इतना होगा सर R पॉइंट पर। देखो ध्यान से एक बात, अब आप बोल रहे हो कि नहीं सर मुझे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन्फाइनाइट पे देखना है, यानी R = इन्फिनिटी पे देखना है, तो सर R के प्लेस पे जैसे ही आप इन्फिनिट रखोगे यानी 1/0, तो पूरा आंसर 0 होगा नहीं होगा। इसलिए इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, 0 बिल्कुल होता है, फॉर्मूला कह रहा है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नियर एंड आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज इज पॉजिटिव। आप खुद सोचो, अगर ये Q का नेचर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। अगर Q का नेचर नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसा होगा, नेगेटिव। तो इसलिए प्लस जो पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव पोटेंशियल देता है, जो नेगेटिव चार्ज है वो नेगेटिव पोटेंशियल देता है। इसमें क्या बड़ी बात बोल दी, कुछ भी बड़ी बात नहीं है सर, बहुत सिंपल बात है। उसके बाद इनकी CGS यूनिट की अगर हम बात करें तो बहुत ईजी है, क्योंकि वर्क की CGS में यूनिट अर्ग होती है और Q0 की स्टैट कूलम होती है, तो अर्ग बाय स्टैट्स कूलम आपकी यूनिट हो चुकी है। एक और जो चीज मेरे जहन में आ रही है वो ये है कि अगर कोई आपसे पूछे, मेरी बात ध्यान से सुनना, जैसे जैसे मैं P से Q यहां की तरफ आता रहूंगा सोर्स चार्ज की तरफ, क्या आप मुझे बता सकते हो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल घटेगा या बढ़ेगा? सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल घटेगा, R कम होने पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ेगा, क्योंकि आपका R कम हो रहा है। प्लीज तो आप क्लोजर आ रहे हैं, क्लोजर टू दी सोर्स चार्ज, इसलिए R कम होने से आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ेगा, इसलिए क्योंकि V और R के बीच में एक इनवर्स रिलेशनशिप है। शायद आप मेरी बातचीत को थोड़ा सा समझ पाए होंगे, ठीक है, बस इतनी सी बात है। तो जैसा फंडा इलेक्ट्रिक फील्ड का, अच्छा एक और बात मुझे याद आ रही है, वो ये कि आपको याद होगा हम कहते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो KQ/R² होता है, और हम कहते थे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला अभी जो निकला वो निकला KQ/R। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं एक बात कहता था, मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था, आग लगा के देखने वाला, आपने देखा होगा वो एग्जांपल।
तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ना अगर एक सोर्स चार्ज यहाँ पे, यानी कि वो इस बात पर डिपेंड नहीं करता इलेक्ट्रिक फील्ड कि सामने चार्ज एक्सपीरियंस करने के लिए है या नहीं है, वो हर एक डिस्टेंस पर पहले से क्वांटाइज्ड है। यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर E1 है तो फिक्स है, अब यहाँ चार्ज आके बैठे बैठे ना बैठे तो ना बैठे। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर्टिकुलर दायरे में E2 फिक्स है तो फिक्स है, E3 इस दायरे में फिक्स है तो फिक्स है। वैसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए, यानी मैं कहना चाह रहा हूं कि प्लस Q से 5 मीटर की दूरी पर, 10 मीटर की दूरी पर, ऐसी 15 मीटर की दूरी पर अलग अलग जगह पे पहले से, मतलब 5 10 नहीं 5 6 सब, हर एक पॉइंट, हर एक डिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूं, पहले से ही पोटेंशियल डिफाइंड है। मतलब क्या होता होगा, मतलब यह है कि उस पर्टिकुलर चार्ज को यहां से यहां लाने में कितना वर्क डन लगता है पहले से सबके लिए डिफाइंड है। वो चार्ज पर डिपेंड नहीं करता कि चार्ज को देखकर डिसाइड करेगा कि कितना है। ठीक है, मेरी बात सुनना, बारीक सी बात है, छोटी सी बारीक बात है। देखो इन्फाइनाइट से ना मैं किसी चार्ज को ला रहा हूँ, 1 कूलम चार्ज को पकड़ के ला रहा हूँ यहाँ पॉइंट पी पर, यहाँ मैं 2 कूलम चार्ज को ला रहा हूँ पॉइंट पी पर, यहाँ मैं 3 कूलम को ला रहा हूँ पॉइंट पे। फ़र्क पड़ेगा मेरी एनर्जी में लाने में? बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि मुझे हर एक के लिए अलग अलग अमाउंट ऑफ एनर्जी लगानी पड़ेगी। क्यों सर? क्योंकि जब मैं 1 कूलम को लाऊंगा तब तो ठीक है, लेकिन जब मैं 3 कूलम को यहाँ पकड़ के लाऊंगा तो 3 कूलम और उसके बीच में फोर्स बढ़ जाएगा, क्योंकि चार्ज बढ़ गया है, फोर्स बढ़ जाएगा, मुझे भी ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ज़्यादा एनर्जी यूज़ होगी वगैरह वगैरह। समझ रहे हो आप मेरी बात को? ठीक है सर, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वर्क डन तो बिल्कुल बदलेगा, लेकिन क्या वर्क डन पर कूलम्बिक चार्ज आपका बदलेगा? नहीं सर, ये कभी नहीं बदलेगा। आप चेक करके देख लो, क्योंकि आपको हमेशा, चाहे यहाँ पे आप 2 लिखो चाहे आप यहाँ पे 3 लिखो, Q0 को बार बार W के नीचे डाल देना है, तो आपकी ये चीज़ हमेशा उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए फिक्स रहेगी। टोटल वर्क डन तो आपका नो डाउट बदलेगा, पोटेंशियल एनर्जी तो आपकी बदलेगी वहां तक लाने में उसको, लेकिन अगर आप वर्क डन पर यूनिट कूलम्बिक चार्ज कर दोगे तो वो हमेशा कांस्टेंट रह जाएगा। बस यही मैं बोलना चाह रहा था। ठीक है, आप मेरी बात को समझोगे? अगर किसी को डाउट होगा तो सिंगल पॉइंट चार्ज मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, कोई जरूरत नहीं है। +2 चार्ज है, यहाँ से एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा वहाँ इन्फिनिटी में, इसका खत्म हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। एक पॉइंट को ज्यूम कर लेते हैं कोई जगह लेके, +Q0, इस पर एक रिपल्सिव फोर्स पड़ेगा बाहर की तरफ, सब बता चुका हूँ। मैं क्या कोशिश करूंगा कि इसको आगे आगे बढ़ा के लाऊंगा जहां पर मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। अभी थोड़ा पता करते हैं कि हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना कहाँ पे, लेकिन वर्किंग क्या होगी, इसको छोटा सा डिस्टेंस लाएंगे dx डिस्टेंस, और कितना फोर्स लगाएंगे उतना ही जितना इस पर पड़ रहा है, ताकि इफेक्ट को नलीफाई किया जा सके और इसे 0 एक्सेलरेशन पे रखा जा सके। ठीक है, वही काम करेंगे। आप देखिए ये पॉइंट P स्टार्टिंग में करेंगे, मतलब ये x डिस्टेंस पर था, उसके बाद हम इसको Q तक एक dx का स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देंगे, और हमें अल्टीमेटली लाना है इसे पॉइंट B पर, क्योंकि मैं पता करना चाहता हूं, वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट B कितना होगा। ठीक है, और देखो होता रहेगा कैलकुलेशन, लेकिन आपको फंडा समझ में आ गया होगा क्या? असलियत में ये होगा सर कि हमें देखना पड़ेगा कि वर्क डन टू कैरी अ यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट B डिवाइडेड बाय कर देना पड़ेगा उस Q0 चार्ज को, जो भी आंसर आएगा वही VB होगा। भाई यही प्लानिंग है हमारी पहले से ऑलरेडी। तो एक काम करते हैं, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेंगे इसके बीच में। पहले तो स्टार्टिंग में आप समझ रहे हो हमें क्या करना है, हमें R डिस्टेंस पर निकालना है। और वैसे हम जानते हैं, हम ऑलरेडी जानते हैं, हमें बताने की जरूरत नहीं है भाई, हम जानते हैं कि पोटेंशियल होगा कितना R डिस्टेंस पर, हमने क्योंकि निकाल दिया, वो तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, सिर्फ इतना होगा। ठीक है, लेकिन चलो ये बोल रहे हैं तो देख लेते हैं। तो करना क्या पड़ेगा, शुरुआत में आपको एक dx का स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कराना पड़ेगा। अब इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट से एक छोटा सा वर्क डन करवाना पड़ेगा, फिर उस वर्क डन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, कहां से कहां, इन्फिनिटी से पॉइंट B तक, यानी कि इन्फिनिट डिस्टेंस से r इज इक्वल टू इन्फिनिटी से r इज इक्वल टू r डिस्टेंस तक। आप समझ रहे होंगे मेरी बात? बस अब वही प्लानिंग आपको सामने दिखेगी, वही सब चीज़ें। मैंने कुछ भी अगर एक्स्ट्रा ना बोला हो तो आप मुझे बता दो, क्योंकि वही सब चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। मैं इवन रिपीट भी नहीं कर रहा, क्योंकि सब कुछ वही लिखा हुआ है, सब कुछ वही लिखा हुआ। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। फोर्स है, फोर्स कितना होता है, Q0 E इंटू डी। अभी देखो ये यहाँ पर क्या करेंगे, 180 डिग्री एंगल लेंगे। मैंने आपको तरीका क्या बता रखा है, आप क्या बोलोगे, वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना, इतना फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेस कितना क्या, dx। लेकिन ये फोर्स कैसा होगा, नेगेटिव। क्यों? क्योंकि Q0 E बाहर को पड़ रहा है। आप कौन सा फोर्स ले रहे हो, -Q0 E। आप डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो उधर को विद -Q0 E, तो आप डायरेक्टली रिजल्ट लिख सकते हो, जो ये आप थोड़ी देर बाद लिखेंगे। आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो इस रिजल्ट को, जो मैंने आपको पहले बता दिया। गॉट इट? क्योंकि हम किस फोर्स से ले जा रहे हैं इसको, -Q0 E फोर्स से, तो बस वो पहले लिख दो, और dx डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं तो वर्क डन हो गया। बस E की वैल्यू लिख देनी है, वहां पर डाल दो E की वैल्यू 1/4πε0 Q/x², क्योंकि हो गया। मैं क्या बोलूँ यार, ये तो मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ ना। इन्फिनिटी से R मैंने पहले ही बोल दिया था आपको यही करने वाले, बस वही आना, वही आंसर जो हमने पहले ही लिख दिया था। कुछ और आया क्या, यही आया? नहीं था, कुछ भी इसमें अलग नहीं हुआ। आप उसी प्रोसीजर से करो जो मैंने आपको बताया, क्योंकि ले दे के वही चल रहा है। इधर झुक जाता हूँ, नहीं लिखा, सब क्लियर है।
नेक्स्ट टॉपिक क्या है सर हमारे पास? ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज। कुछ भी नहीं है, ये बोलना चाह रहे हैं कि आपको याद है हमने एक पढ़ा था अभी बीच में सुपर पोजिशन प्रिंसिपल कि भाई ये एक चार्ज है Q1 चार्ज है, यहाँ Q2 Q3 Q4 है, ये इस पर नेट फोर्स कितना लगा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह निकाल। वही है, बोल रहे हैं इस बार अगर बहुत सारे चार्जेस हैं कहीं पर, जैसे मान लिया किसी पॉइंट P पर हमें निकालना है, यहाँ Q1 चार्ज भी है, Q2 चार्ज भी है, Q3 चार्ज भी है, कोई प्लस है कोई माइनस है कोई प्लस है, ऐसा कुछ भी हो सकता है, नेट कितना होगा? सर इस ऐसा करो कि इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस निकालो, ड्यू टू दिस निकालो, ड्यू टू दिस निकालो, और एक सिंपल अलजेब्राइक सम करो। प्लस हो रहा है प्लस करो, माइनस हो रहा है माइनस करो, डायरेक्शन का कोई ध्यान मत रखो क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, यही इसका फायदा है। अच्छा सर देख लें सर कैसा, देख लो एक सिस्टम है, इसमें एक चार्ज ले लेते हैं, स्टार्टिंग में पॉइंट P ले लेते हैं जहां पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट पर निकलेगा, है ना, चार्जेस के कारण निकलेगा, तो चार्ज ले लो। एक शुरुआत में ले लेते हैं Q1 चार्ज के कारण, हम देख रहे क्या, ये जानबूझ के रखा हुआ है, टेस्ट चार्ज रखा हुआ है जानबूझ के 1 कूलम, ठीक है ना, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज पॉइंट की प्रॉपर्टी हो। Q2 भी ले लेते हैं पॉइंट चार्ज, Q3 ले लेते हैं, Q4 ले लेते हैं, और एक Q5 ले लेते हैं, लेट से Qn, यानी कि ऐसी नंबर ऑफ चार्जेस यहाँ पे मौजूद है। इनको आपस में कनेक्ट कर लेते हैं सभी को पॉइंट P से, क्योंकि उसकी जरूरत पड़ेगी हमें, तो सबको R1 R2 R3 R4 और Rn डिस्टेंस पर हमने कनेक्ट कर दिया। अब मुझे बताइए कि अगर मैं बोलना चाहता हूँ कि पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, तो ड्यू टू चार्ज 1, ड्यू टू चार्ज 2, ड्यू टू चार्ज 3 एंड ड्यू टू चार्ज n, यही तो होगा यार, और क्या होगा आप मुझे बताओ। अच्छा ड्यू टू चार्ज 1 क्या होगा सर, k चार्ज 1 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना है, सिमिलरली k चार्ज 2 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना है, सिमिलरली k q n डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना है। इसके अलावा कुछ होगा तो बता दो। नहीं सर कुछ भी नहीं होगा, इन सब में कुछ कॉमन आ रहा है तो ले लो। सर k तो कम से कम कॉमन आ रहा है, Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2, ये तरह की चीज़ आ रही है, हो गया खत्म हो गया, यही है यार जो है। और अच्छे से लिखना चाहते हो तो k लिख लो, सिग्मा लिख लो, q लिख लो, r लिख लो, और इसमें i लगा दो, इसमें भी i लगा दो, i इज इक्वल टू 1 से लेके n तक, ऐसे ही है, थोड़ा सा स्टाइल मारने वाली चीज़ हो गई। कि समेशन का मतलब होता है कि कंजिक्यूटिव समेशन, इसका मतलब सिग्मा का मतलब होता है कंजिक्यूटिव समेशन। मतलब क्या, मतलब ये सर कि एक बार i के प्लेस पे 1 रखो, ऊपर भी जाएगा नीचे भी, फिर प्लस करो और 1 के बाद जो आता है वो लिखो 2, वही बन जाएगा। आप देख रहे हो 2 3 4 5 करते करते वही बन जाएगा। तो बस स्टाइल मारने वाली बात हो गई, हमने मार दी थोड़ी सी, ठीक है। अब देखो ये क्या बोल रहे हैं, वही बोल रहे हैं कि इंडिविजुअल पोटेंशियल्स जो आएंगे उनका सम होगा, क्योंकि ये एक अलजेब्राइक सम को फॉलो करेगा, क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी है। सिंपल सिंपल ऐड कर दिया, कोई वेक्टर नहीं है, बस देखो बोले देखे वही बात लिख दी उन्होंने एकदम से, ठीक है वही तो होगा, ठीक है वही होगा, बस हो गया खत्म कहानी, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर, इसमें ज़्यादा अच्छा देखो, आपको कभी कभी आप जब नोट्स देखोगे आपको लगेगा ये क्या लिख दिया इन्होंने इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर, कभी बाई चांस वेक्टर पढ़ाओ तो तब की बात कह रहा हूँ मैं हल्का सा। ये पॉइंट P है ना, जो ये पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में अगर आप समझो कि पॉइंट P भी किसी सर्टेन पोजीशन वेक्टर बना रहा होगा, मान लेते हैं R वेक्टर है, और ये जो Q1 टाइप का चार्ज है जिस जगह पे भी मौजूद है वो कोई एक जगह होगी, लेट से उसका R1 वेक्टर होगा। तो आप मुझे खुद बताओ, हमें इनके बीच का डिस्टेंस निकालना था, तो ये कितना हो जाएगा? आप कह सकते हो ना कि R1 माइनस फर्स्ट माइनस R1 माइनस R का ये डिस्टेंस कितना होगा, इतना ही, बस वही कर रखा है। तो कंफ्यूज मत हो, R माइनस R1 या R1 माइनस R, डिस्टेंस एक ही होगा। तो ऐसे ही करके सबके साथ कर दिया होगा, बस मैंने बता दिया, इसको कंफ्यूजन होगा, अदरवाइज कोई खास ऐसी खास जरूरत नहीं है इस पॉइंट की, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देख ले, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ चार्ज इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। ये बहुत सिंपल सी बात है, ऑलरेडी मैं पहले ही बता चुका हूँ कि पॉइंट की प्रॉपर्टी चार्ज से उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पोटेंशियल वेराज कूलम्स लॉ, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, इवन इलेक्ट्रिक फील्ड भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, लेकिन ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करता, बस इनवर्स लॉ को फॉलो करता है। पोटेंशियल इज अ स्केलर, ये भी मैं बता चुका हूँ आपको। ऑल्दो वी इज कॉल्ड द पोटेंशियल एट अ पॉइंट। हाँ ये बोल रहा है वी को हम जनरली कह क्या रहे हैं कि पोटेंशियल है किसी पॉइंट पर, यानी ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई एक क्यू चार्ज यहाँ रखा हुआ, इस तरह की सिचुएशन है, यहाँ पर कोई पॉइंट P है इस तरीके से मौजूद है, आपसे कोई पूछ रहा है कि R कितना होगा, तो आप बोल लो पोटेंशियल एट पॉइंट B, और आप बोल लो 1/4πε0 Q अपॉन R आप बोल लो। तो बोल रहे हैं कि भले ही हम बोल रहे हैं कि ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है एट पॉइंट P पे, लेकिन ये सही मायनों में पोटेंशियल नहीं बल्कि पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस तो दो चीजों के बीच का होता है। हाँ सर दो चीजों के, एक इन्फिनिट के और एक इस पॉइंट के बीच का, क्योंकि डेफिनेशन जब आपने कही थी आपने कहा था कि टू वर्क डन टू कैरी अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। तो वो कह रहे हैं कि भले ही आप ये लिख रहे हो, लेकिन अगर आपको याद हो हमने फॉर्मूला जब निकाला था, हम निकाल क्या रहे थे, इन्फिनिटी टू P, ये चीज है बेसिकली हो, ठीक है। बस वही उन्होंने पॉइंट कहा कि पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन R एंड इन्फिनिट के बीच का। और कुछ है सर, एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस लाइन। अब आते हैं फटाफट से, बहुत छोटे छोटे काम है। इलेक्ट्रिक डायपोल को हम सब लोग जानते हैं, इसमें मुझे अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक सिस्टम लेते हैं, माइनस Q चार्ज लेते हैं एक जगह पे, और एक जगह पे लेते हैं प्लस का Q चार्ज। इलेक्ट्रिक डायपोल को बनाते हैं और ये इनकी ज्वाइन करी हमने लाइन, डायपोल बन गया। एक इनके बीच का डिस्टेंस लेट से कुछ सपोज करते हैं, लेकिन ये P क्या है
सर ये पी ना माइनस क्यू से लेके प्लस क्यू तक के बीच का इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट है। अच्छा, ये सेंटर डाल दिया हमने इसका ओ, तो ये सेंटर है ओ। हम चाहते हैं एक्सियल पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, अगर आपको याद होगा। एक्सियल मतलब इसी लाइन के अलोंग, ठीक है। इसका डिस्टेंस 2L होगा डायपोल का, जो हम हमेशा लेते हैं। तो उसको ओ के मिड पॉइंट से उसको 2 बराबर हिस्सों में बांटा और एक एक्सियल में एक पॉइंट ले लिया, लेट से पॉइंट पी। इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकलेगा ड्यू टू नेगेटिव क्यू चार्ज एंड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। तो अगर मैं आपको सिंपल कहूं तो वीपी इज इक्वल टू क्या होगा, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज और ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज के कारण जो भी निकलेगा। अब मुझे बताओ क्या फॉर्मूला होता है, के क्यू, क्यू कितना है नेगेटिव का, तो नेगेटिव ही रखो। आर, नेगेटिव क्यू से कितना डिस्टेंस पर है, प्लीज देखो 2L, और लेट से मान लेते हैं कि यहां से आर, ओ सॉरी, आप जानते हैं कि हम डिस्टेंस जो लेते हैं वो कहां से लेते हैं, ओरिजिन से ना, ओरिजिन से, ठीक है। ओरिजिन से डिस्टेंस लेते हैं, इसलिए मैं दिखा देता हूं आपको, ये डिस्टेंस ले ली ओरिजिन से हमने। इसलिए अब आप समझ पा रहे होंगे कि यहां से यहां तक x और यहां से यहां तक l, यानी टोटल डिस्टेंस हो गया x प्लस एल। सिमिलरली के क्यू और प्लस क्यू चार्ज से कितना डिस्टेंस पर है, ध्यान से देखो, टोटल x में से l घटा दो। इज इट क्लियर? ठीक है, बस के क्यू को कॉमन ले लो, अंदर बच जाएगा यहां से 1/x माइनस एल, और वो वाला हो जाएगा नेगेटिव का x प्लस एल। आपको एक बहुत सिंपल से कैलकुलेशन करना है। आप बोलोगे के क्यू, देखिएगा, आप बोलेंगे के क्यू एक्स प्लस एल को ऊपर ले आओ उठा के, और इस एक्स माइनस एल को ऊपर ले जाओ उठा के, और नीचे पे बच जाएगा एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, यानी एक तरह से ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप देखोगे यहाँ से नेगेटिव एक्स पॉजिटिव एक्स से कट रहा है, एल माइनस माइनस प्लस हो गया, तो के क्यू 2L हो गया, और नीचे बच गया एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और फाइनली आप बोल सकते हो 2QL को पी हो गया, तो एक तरह से पी के अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। वही सब चीज़ें जो होती हैं, पी मतलब क्या, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, के मतलब क्या 1/4π0, यही सब चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा, एक रफली बता रहा था, कुछ भी इसमें अलग लगेगा तो बताना, क्योंकि यहाँ पे मैंने डायरेक्ट कैलकुलेशन किया, लेकिन एक छोटा सा स्टेप है बस, वो आप यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आपका फॉर्मूला निकल गया जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। पी हो गया, के की वैल्यू 1/4π0 होगी, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो गया, सब कुछ आपकी आंखों के सामने जो कुछ दिख रहा है आपको, बस अब निकालना है इक्वेटोरियल लाइन पर। इक्वेटोरियल लाइन का मतलब सिस्टम फिर से वैसे ही रहेगा। इस बार में हमारे पास माइनस क्यू चार्ज प्लस का क्यू चार्ज होगा फिर से, और डाइपोल है हमारा एक तरह से इलेक्ट्रिक डाइपोल। इस बार हमें जो पॉइंट लेना है वो इक्वेटोरियल पे लेना है, नेगेटिव क्यू डायरेक्शन से, यानी कि नेगेटिव चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट वर्क करता है। सेंटर ओ से पास करती हुई कोई भी वर्टिकल लाइन जो होगी वहाँ पे इक्वेटोरियल एग्जिस्ट करता है, उस पर हमने एक पॉइंट ले लिया, पॉइंट क्यू। ये पॉइंट क्यू को जब हम कनेक्ट करेंगे डायपोल के दोनों हिस्सों से, तो ए और बी से, तो जो डिस्टेंस बनेगा क्या वो सेम होगा, बिल्कुल सर, क्योंकि ये देखिए ये एल डिस्टेंस है, ये वाई डिस्टेंस है, तो ये कितना हो जाएगा एक तरह से एल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये भी तो एल ही है, तो ये भी तो उतना ही है, तो ये भी पाइथागोरस से उतना ही हो जाएगा। तो आपको ये बात तो समझ में आ गई कि दोनों इक्वल है। अब हमें निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ऑन द इक्वेटर, यानी वी क्यू निकालना है, वी एट पॉइंट क्यू। तो हम बोलेंगे अगेन कि वी फ्रॉम माइनस क्यू और वी फ्रॉम प्लस क्यू जितना भी होगा, और वी फ्रॉम माइनस क्यू कितना होगा आप मुझे बताइए, के यानी कि 1/4π0, और नेगेटिव चार्ज के कारण निकालना है, और डिस्टेंस कितना है इस बारी में, ए क्यू कह लो, और ए क्यू की वैल्यू आपको दिख रही है। और सिमिलरली 1/4π0, इस बार प्लस का चार्ज है, और डिस्टेंस कितना है इस बार, क्यू बी है, क्यू बी बी क्यू या जो भी कहना चाहो। आप देखोगे कि ये चीज़ें दोनों सेम टू सेम है, और बस प्लस और माइनस का फर्क है, क्या कटेंगे नहीं, क्योंकि सर ए क्यू और बी क्यू सेम है, एक्जैक्टली सेम चीज़ है। नेट आंसर क्या आपको नहीं लगता, जीरो आएगा, जीरो आएगा। इसलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ अ डायपोल विल बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन अब इसके कैलकुलेशन को देख लो यहाँ पर, अगर आपको कुछ भी लग रहा हो कि आपको समझ नहीं है आप बता सकते हैं, बस यही होगी, दैट्स इट। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल विल ऑलवेज बी इक्वल टू जीरो, या हमेशा जीरो के इक्वल होगा। अभी हम देखेंगे इससे क्या फ़ायदा होगा या क्या इससे क्वेश्चन बन सकता है, वो अभी आगे दिखाता हूँ जब एक टॉपिक आएगा, इसका नाम है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस का एज इट्स नेम सजेस्ट कि इक्विपोटेंशियल, ये पोटेंशियल इक्वल हो गया जिन सरफेसेस में, उन्हें हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं, इतना ही इसका मतलब है, ठीक। कैसे होता होगा सर, एग्जांपल से देख लेते हैं। पहले तो बात वही जो मैंने आपको कही, फॉर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म जा रहा है तो उसके लिए क्या हो सकता है, कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस हो सकता है सर। देखते हैं, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस तरीके से जा रहा है, और इस तरीके से जो ये सरफेसेस आपको दिखाई दे रहे हैं सब इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं। कैसे बोल सकते हो सर आप ये बात, मैं बताता हूँ। देखो, ये सोचो कि प्लस क्यू चार्ज है, ये सोचो वही आइडेंटिकल चार्जेस हैं, सबके सब एक जैसे चार्जेस हैं, एक ही जैसे चार्ज है। इससे इलेक्ट्रिक फील्ड एक लाइन को दिखा रहा हूँ, इससे भी 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 एक लाइन को दिखा रहा हूँ। मुझे बताओ इस पॉइंट पर, जो कि लेट से मान लेते हैं कि यहाँ से 2 मीटर की दूरी पर कोई एक पॉइंट है, ऐसे करके यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर सबके लिए वो पॉइंट की दूरी कितनी है, 2 मीटर ही है। आप मुझे बताओ क्या सबके लिए जो पोटेंशियल की वैल्यू आएगी सेम आएगी, बिल्कुल ऑब्वियसली सर, क्योंकि v इज इक्वल टू क्या होता है 1/4π0 q अपॉन r। अब आप देखोगे सबके लिए q सेम टू सेम है और सब सेम डिस्टेंस पर है,
इसका मतलब सबके लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर V यहाँ पे होगा, 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 ऐसे ही करके ये पूरा का पूरा जो इस तरह का एक प्लेन बना होगा, क्योंकि वो उस प्लेन में लाई करने वाले सारे पॉइंट उस पर्टिकुलर जगह से सेम डिस्टेंस पर है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि सेम चार्ज है। इसका मतलब ये समझ में आया कि ये सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस है, क्योंकि इसके प्रत्येक पॉइंट पर आपको V की वैल्यू जो भी मिलेगी वो कांस्टेंट मिलेगी, यानी V1 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 ऐसी। ये अगर V1 है तो ये सारे V2 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 सारे V3 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 V3, यानी कुल मिलाकर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब भी जा रही है उसके बीच में कोई भी आप एक प्लेन बना दोगे अगर जो परपेंडिकुलर होगा तो वो 100% इक्विपोटेंशियल सरफेस का एग्जांपल होगा। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कोई पूछे आपसे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस कौन सा होगा, तो आप बोलोगे कि एक परपेंडिकुलर प्लेन जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाएगा, और वो इस तरीके से दिखेगा, प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस। सर एक चार्जेस के लिए ले ले, एक सिंगल आइसोलेट चार्ज को ले लेते हैं लेट से, तो एक सिंगल आइसोलेट चार्ज प्लस ले लिया। अब आप मुझे बताओ इससे एसोसिएटेड क्या होगा। प्लस चार्ज जब भी आप लोगे इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे निकलती है, आप जानते हो स्फेरिकली सिमेट्रिक होती है, क्या मैंने बताया था आपको, स्फेरिकली सिमेट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है, ये सारी की सारी स्फेरिकली सिमेट्रिक निकलेगी। अब क्या करेंगे, अगर हम इसमें ना एक स्फेयर बना दें, ये स्फेयर में अगर आप किसी भी पॉइंट पे जाओगे, स्फेयर के सरफेस में कहीं पर भी जाओगे, क्या सारे पॉइंट सेंटर से 8 डिस्टेंस पे होंगे? मेरी बात समझ लो, देखो इधर देखो, डायग्राम से देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। सबसे पहले प्लीज थोड़ा कॉन्शियसली समझना। मान लेते हैं मैंने एक छोटा सा स्फेयर बनाया यहाँ पर, एक R1 डिस्टेंस, R1 रेडियस का, तो उस स्फेयर में लाई करने वाले सारे पॉइंट जो भी होंगे स्फेयर के सरफेस में जो भी लाई करेंगे सब R1 डिस्टेंस पर होंगे। क्या सबके लिए सोर्स चार्ज Q ही है? तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, KQ/R। सब सेम डिस्टेंस पर है, सबके लिए सेम ही चार्ज है, तो उस सरफेस में, उस स्फेरिकल सरफेस में क्या हर जगह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम नहीं होगा? भी होगा। फिर अगर आप रेडियस बढ़ा देते हो तो अब उस बड़े वाले स्फेयर में हर सरफेस के पॉइंट पर क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अब सेम नहीं होगा? होगा। क्यों? क्योंकि अब सबके लिए R बढ़ के जो भी हुआ वो सेम हो गया, क्यों सबका सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अगर हम बेसिकली कॉन्सेंट्रिक इस Q चार्ज को अगर सेंटर मार्कर कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स ड्रॉ करते हैं, वो सारे स्फीयर बेसिकली ये होंगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगे। आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात। और कैसे दिखते होंगे ये सारे, देखेंगे ध्यान से, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हो गए, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हो गए। आपको मेरी क्लैरिटी समझ में आनी चाहिए, मैं बोल क्या रहा हूँ चीज़ों में। ये स्फेयर है माय डियर, ये सर्किल नहीं है, ठीक है। हाँ, तो पहले वाले में हो सकता है V1 पोटेंशियल हो, तो पूरे स्फेयर में हर जगह पॉइंट पर V1 होगा, तो वो पूरा स्फेयर जो है वो उस स्फेयर की खास बात क्या है कि सारे में एक ही तरह का पोटेंशियल है, ठीक है। स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बने। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है सर, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल, बहुत आती है एग्जाम में। देखो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, नो वर्क इज डन मूविंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है कि किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस में अगर हम किसी एक पॉइंट एक चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं तो इसमें वर्क डन कितना करना पड़ेगा? कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। पूछो क्यों? देखो जैसे एग्जाम्पल के लिए जो हमारे पास अभी पीछे था इलेक्ट्रिक फील्ड ये था, उसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस ये था ये एक पॉइंट है, मान लेते हैं एक दूसरा पॉइंट है, पॉइंट ए और पॉइंट बी। मुझे बताओ, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म, उसके परपेंडिकुलर हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस है 100%, हम अभी पढ़ के आए। तो मुझे कोई बोले कि VA माइनस VB कितना होगा, मैं बोलूँगा सर 0 होगा, क्योंकि इस केस में VA और VB सेम होंगे, क्योंकि वो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यानी कि उसके हर पॉइंट पे सेम पोटेंशियल होगा। अगर ऐसा है तो सर मुझे बताओ, हमने तो पढ़ा हुआ कि VAB बराबर W/Q0 होता है, पीछे डेफिनेशन पढ़ी हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की, कि वर्क डन टू इट इज अ वर्क डन टू कैरी अ यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर। तो उसके आधार पर अगर ये चीज़ 0 हो गई तो वर्क डन अपॉन Q0, फिर उस हिसाब से सर वर्क डन भी 0 हो गया। हाँ जी सर, यही कहना चाह रहे हैं, इसीलिए कहना चाह रहे हैं कि वर्क डन 0 क्यों होता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा वर्क डन 0 क्यों होता है, ठीक है। वही चीज़ बता रहे हैं, क्योंकि VB माइनस VA यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। WAB भी हमारा अल्टीमेटली 0 हो जाएगा, बस वही बात है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एलिमेंट DL ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये भी एक अच्छी बात है। अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा इस केस में, जैसे इसी केस में आप ऑब्जर्व कर लो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेसिकली वो परपेंडिकुलर है सरफेस के। मोटी मोटी बात ये कहना चाह रहे हैं कि सरफेस के परपेंडिकुलर है वो। तो इस बात को हम समझना चाहते हैं कि ऐसा कैसे कैसे हो रहा होगा। देखो हम बोल सकते हैं कि E वेक्टर डॉट DL वेक्टर बराबर, हमने कुछ पीछे पढ़ा था वर्क डन अपॉन Q0 टाइप की चीज़। अरे यार मैंने आपको एक पॉइंट दिखा था ना, मैं आपको बताऊंगा, देखो मैं भी भूल गया था वो। अब मेरे ख्याल से आपको क्लैरिटी आ भी जाएगी। उसमें शुरुआत में मैंने एक पॉइंट डिस्कस किया था, वो मैं हल्का सा दिखा देता हूँ आपको, शुरुआत में जब हम पढ़ रहे थे। आप बताओ मुझे ये सब कहाँ गया हो, आप बताओ क्या ये चीज़ों में क्लैरिटी है? क्या आप समझ सकते हो कि ये चीज़ किसको रिप्रेजेंट कर रही है? आपको दिख रहा होगा, अगर आप नेगेटिव वगैरह को अंदर बाहर करोगे तो ये बेसिकली डेल V यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को बता रही है। और देख लो कि ये क्या निकल रहा है,
तो ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर यानी लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करता है पोटेंशियल डिफरेंस को। बस मैं ये कहना चाह रहा था, ठीक है। उस समय डायरेक्ट नहीं कह सकते थे क्योंकि हमारे पास रिलेशंस नहीं थे, अभी कह सकते हैं इसलिए मैंने कह दिया, ठीक है। तो हम कहाँ पर थे, हम यहाँ पर थे, देखते हैं आगे क्या हो रहा है, कहानी में क्या क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर पहुँच गए थे हम, ठीक है। लास्ट चीज़ है मेरे ख्याल से हो जाएगी, हाँ तो देखो हो गया, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से यहाँ पर चीज़ें लिखी गई हैं, डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू ये सब चीज़ें, ठीक है ना। अभी मैंने पीछे भी आपको दिखाया, अदरवाइज आप जानते भी हो, हमने वहाँ पे पीछे अभी ये देखा कि ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर का जो लाइन इंटीग्रल होगा बेसिकली, अगर मैं ए से बी तक बोलूँ तो बेसिकली इट इज़ इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। अगर आपको क्यू नॉट दिख भी ना रहा हो तो ये समझ लो कि यहाँ पर इन्होंने यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं, क्योंकि एफ इज इक्वल टू क्यू ही होता है ना। तो बस इन्होंने बस वही किया होगा, या फिर क्यू नॉट की वैल्यू इन्होंने 1 कूलम मान के चल रहे हैं। तो आप समझे कि अगर यहाँ पे वर्क डन जीरो हो रहा है तो इसका मतलब ये चीज़ जीरो हो रही है, और ये चीज़ का मतलब क्या है, ई डी एल कॉस थीटा। अब ये तो जीरो है नहीं क्योंकि कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है, डी एल कुछ है नहीं क्योंकि कुछ ना कुछ सेगमेंट हमने लिया है, तो यही जीरो हुआ होगा, यही जीरो तब होगा जब थीटा 90 डिग्री होगा, दैट्स ऑल। इतना ही इसका मतलब है सिर्फ, ठीक है ना। इसका मतलब सिर्फ इतना सही है, समझ में आ रही है आपको कि इसका मतलब उनके बीच में एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा, यानी सरफेस हमेशा 90 डिग्री पर होगा। दोनों केसेस में आप देख सकते हो, स्फेरिकल जब हमारे बने थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा था, तो वो पक्का स्फीयर के उस समय परपेंडिकुलर, तो हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है, ये बात ध्यान रखना। हाँ, इक्विपोटेंशियल सरफेस इंडिकेट रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसको डायरेक्टली आप यहाँ से समझ सकते हो सिंपल सी चीज़ से कि जब भी आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच में गैप कम होगा, इसका मतलब समझ जाना इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे मजबूत है। यानी कि जैसे जैसे आपका आर कम होता रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड आपका बढ़ता रहेगा। आर मतलब डिस्टेंस, डी आर यानी कि डी आर अगर कम होगा इसका मतलब ई बढ़ रहा है, बस इतना ही कहना चाह रहा है पूरी सिनेरियो में, ठीक है। आप समझ रहे हैं, यानी कि अगर मैं कहना चाह रहा हूँ कि कोई केस ऐसा है कि जिसमें ऐसे ऐसे खुले खुले इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस बने हुए हैं और किसी में बहुत डेंस है इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस, मतलब थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे जाने पे पोटेंशियल ड्रॉप हो जा रहा है या पोटेंशियल में डिफरेंस आ जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रांग है, यही इसका मतलब हुआ कहने का, ठीक है। आप शायद बात को समझ पा रहे होंगे। और देखो अगर आपको याद होगा कि अगर मुझे वर्क डन निकालना है तो मैं क्या कह रहा था अभी, अगर आपको याद होगा, देखो एफ डॉट डी आर, फटाफट से दिखा रहा हूँ, देखो एफ इज इक्वल टू क्यू ई होता है, एफ इज इक्वल टू क्यू ई होता है, तो क्यू ई इंटू डी आर हो गया, और उसके बाद हम कह सकते हैं कि डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट ना, क्यू नॉट को इधर ले आओ, ये हो गया ई डॉट डी आर। आप समझ रहे होंगे वो जो पीछे भी लिखा था वगैरह वगैरह, लाइन इंटीग्रल, क्योंकि अगर मैं टोटल लेता हूँ तो ये वर्क डन ए टू बी अपॉन क्यू नॉट बराबर लाइन इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी आर आता है, ठीक है ना। तो वो जो मैं पीछे था ना उसको भी मैंने यहाँ पे हल्का सा रिलेट कर दिया, देख लेना। फिलहाल आपको इतना समझना चाहिए कि इलेक्ट्रिक, अगर हमारे पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सर्फेसेस है अगर वो क्लोज है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते होंगे, सोचो कि अगर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है और दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है और आपस में इंटरसेक्ट कर गए, तो इस ये कहता है कि मेरे में हमेशा वी कांस्टेंट होता है, ये कहता है मेरे में भी कांस्टेंट होता है, लेकिन दोनों के कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। ये बोलेगा मेरा हमेशा वी ए होगा, ये बोलेगा मेरा हमेशा वी बी होगा। अब समस्या यह है कि ये जो पॉइंट है जो इन दोनों में कॉमन है, जहाँ पर इंटरसेक्ट किए, जैसे एग्जाम्पल के लिए ये पॉइंट ऊपर वाले प्लेन में भी नीचे वाले प्लेन में भी है। अब ये बोलेगा कि नहीं यहाँ तो वी ए होना चाहिए ऊपर वाला, वो बोलेगा नहीं यहाँ तो वी बी होना चाहिए पोटेंशियल, तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अगर वी ए हो जाएगा तो वी बी वॉयलेट कर जाएगा, क्योंकि वो बोलेगा यार कि मेरे में होते हुए भी मेरे जैसा पोटेंशियल नहीं है, तो ऐसा कभी हो नहीं पाएगा प्रैक्टिकली पॉसिबल, क्योंकि अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में हमें दो अलग अलग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिलने लग जाएंगे और दो अलग अलग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिल जाएंगे तो ये इम्पॉसिबल केस है, इसलिए कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते। अब हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। अभी नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ये कुछ नियम पढ़ते हुए आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, उसमें जो डब्ल्यू है वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। अगर आप देखोगे कि वी ए बी इज इक्वल टू हमने क्या पढ़ा, तो हमने पढ़ा डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट ना, तो बस ये डब्ल्यू ए बी जो आपको दिखाई दे रहा है यही है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। वो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी एक बार बोला था, अगर आपको याद होगा, क्योंकि हम वर्क डन कर रहे हैं अगेंस्ट एन एक्सटर्नल फोर्स। अब जो भी इसकी वैल्यू है आप जानते हो कि वी ए बी की वैल्यू कितनी होगी, या फिर अगर चलो देखो इधर 1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन आर, बस ये आपकी वैल्यू आएगी इसकी, इतना ही फर्क आएगा। यानी आपका वहाँ पे सिर्फ क्यू बाय आर था ना, तो क्यू से क्यू नॉट भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, और वो मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है आपको रीजन सीधे समझ में आ रहा है, क्योंकि वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट है, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना हो जाना चाहिए, वी इंटू क्यू नॉट, तो वी की वैल्यू तो यहाँ तक पूरी वी की वैल्यू है, उसमें क्यू नॉट जस्ट मल्टीप्लाई हो गया, तो ये भी चीज़ वही है। इसलिए मैं यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा, क्योंकि मैं ऑलरेडी ज़्यादा इसलिए बोल रहा था अभी तक पीछे, आप समझ रहे होंगे कहाँ से आया, क्योंकि वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है, क्यू बेसिकली क्यू नॉट है ना, वहीं से स्टार्ट कीजिए।
टू चार्ज सिस्टम के लिए वही चीज़ें एकदम देख लो, फटाफट से देखो क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। Q1 है, Q2 है, दो चार्जेस हैं, R1 और R2 है, इनके बीच का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R21 टाइप का या R1 टाइप का कुछ होगा। और मैंने आपको बताया फाइनल वेक्टर में से इनिशियल वेक्टर को घटा देना होता है, वही निकल गया। अगर मैं आपको पहले ही बता दूं कि इसके बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी कितनी, तो वो होगी 1/4πε0 और उसके बाद Q1 Q2 दोनों चार्जेस का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाई उनके डिस्टेंस का, उनका डिस्टेंस पर, उनके बीच का डिस्टेंस, दैट्स इट। ये इनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब उसको निकालेंगे कैसे, वही सब काम करेंगे। वो क्या काम करेंगे, वो उन्हें पता है कि यहाँ पे उन्हें V निकालना है, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस को Q से मल्टीप्लाई करेंगे, बस इससे ज़्यादा कुछ वो कर नहीं सकते, ठीक है ना। अब दिखा देता हूँ मैं आपको, ये जो मैं बोल रहा था वो रख दिया ना, डायरेक्ट ही रख दिया, ठीक है, डायरेक्ट ही रख दिया, अलग से रखने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ थ्री चार्जेस सिस्टम, थ्री चार्जेस सिस्टम में क्या होगा, फिर से वही काम मैं बता देता हूँ आपको। देखो ये सिस्टम है, तीन इसमें चार्जेस ले लेते हैं, कम से कम थ्री चार्जेस है ना, एक Q1 ले लेते हैं, Q2 ले लेते हैं, Q3 ले लेते हैं। सब अपनी अपनी पोजीशन वेक्टर बनाते होंगे, Q1 कुछ R1 डिस्टेंस पे होगा, Q2 कुछ R2 पे होगा, Q3 कुछ R3 पे होगा। देखो मोटा मोटा क्या है ना, वैसे अगर मैं आपको मेन समझाऊँ, ये मेन मोटा मोटा समझो आप, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी इस सिस्टम की, पता क्या होगी। सबसे पहले AC के बीच की, CB के बीच की या BC के बीच की और AB के बीच की, बस यही है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी टोटल। मतलब क्या, 1/4πε0 सब में कॉमन आएगा। AC वाले सिस्टम में चार्जेस कौन है, Q1 Q3, उनके बीच का डिस्टेंस लेट से AC कह दो। उसके बाद CB वाले सिस्टम में अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो चार्जेस कौन है, Q2 Q3, उसको लिख दो, और नीचे कितना लिख दो, BC, क्योंकि उनके बीच का डिस्टेंस वही है। लास्ट वाले में क्या है, Q1 और Q2 चार्जेस हैं, उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, AB। बस मोटे मोटे तौर पे यही है, बस उसको मैथमेटिकली कैसे लिखना है उसके लिए यहाँ पर कुछ काम होंगे, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वो उसको क्या करेंगे, पोजीशन वेक्टर वगैरह की फॉर्म में लिख के दिखाएंगे, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं। जैसे Q1 Q2 Q3 को ओरिजिन से कनेक्ट करेंगे, R1 R2 R3 पोजीशन वेक्टर बनेंगे। अब खुद सोचिएगा प्लीज, मैं बार बार बोलता आ रहा हूँ को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या चीज़ है, आपको याद आ रहा होगा कि अगर मुझे ये डिस्टेंस निकालना है तो मैं क्या बोलूँगा, फाइनली R3 और R1, तो मैं बोलूँगा ये R3 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर टाइप का हो गया। ऐसे ही करके मैं सबके लिए खेल खेलूंगा। जैसे मुझे ये निकालना है तो मैं बोलूँगा फाइनली मैं R2 में आया कौन से R3 से, तो R2 माइनस R3, ये वेक्टर बन गया। और मुझे तो डिस्टेंस चाहिए, तो डिस्टेंस चाहिए तो मैं फिर इसका मॉड ही ले लूँगा, इसका भी मॉड ले लूँगा, इसका भी मॉड ले लूँगा। अभी मुझे लास्ट में ये भी निकालना है, इसके लिए भी वही काम करूँगा सेम, ठीक है। और बस उन डिस्टेंस को यहाँ पर लिख दूंगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा, लिटरली कुछ भी नहीं होगा। आप देख लो, आपको मैंने पहले इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको अजीब सा न लगे, ठीक है। देखो इधर दिख रहा है, अब समझ में आया कौन कैसे होगा। तो इसकी टेंशन मत लो कि R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर होगा या R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर होगा। पहले तो वो जहां जाएगा एरो उसमें से घटेगा, एक बात। दूसरी बात, आप कुछ भी ले लो, क्योंकि आपको डिस्टेंस लेना है इसलिए आपको मॉड तो लेना ही पड़ेगा, तो कोई फर्क पड़ने नहीं वाला। आप R2 वेक्टर माइनस R1 लो या R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर लो। अब वही चीज़ जो मैंने आपको बोली आपको एक्जैक्टली नजर आ रही होगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी दो चार्जेस के बीच की हमेशा चार्जेस का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय देयर डिस्टेंस होती है। उन तीनों को सिंपली जोड़ना है क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, दैट्स इट। इसको आप वो चाहेंगे तो वो बोलेंगे यार कि हम ना वो कॉमन वगैरह ले ले, जरूरत नहीं है वैसे, लेकिन फॉर्मेलिटीज पूरी करना चाहते हो आप कर लो क्योंकि ऐसे कर रखी है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से लिखना चाहोगे n चार्जेस के लिए, तो फिर इसको बढ़ाते हुए ले जाओ, Q2 Q3 आप बढ़ाते हुए ले जाते रहो, फिर वो होता रहेगा n चार्जेस के लिए, ठीक है। इस पर कोई कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ऊपर की चीज़ कोई एक दूसरे तरीके से लिखा है, मैं नहीं समझता उसमें कोई बहुत खास फिजिक्स है। एरिया वेक्टर क्या होता है, देखो कोई हमारे पास सरफेस है, बात समझना प्लीज, क्योंकि अब हमारा एक टॉपिक शुरू होने लगा, गॉस लॉ। कोई एक सरफेस है, इस सरफेस में लेट्स से इसका एरिया एस है, मैंने एक छोटा सा सेगमेंट ले लिया, एक ds नाम का एक एरिया ले लिया। जो एरिया है ना उसे हम वेक्टर की तरह ट्रीट कर सकते हैं, मान लिया ds एरिया है, तो इस ds एरिया में ये जो चीज़ बनेगी दैट विल बी ds वेक्टर। ds वेक्टर यानी एरिया के ठीक परपेंडिकुलर जो भी चीज़ होती है उसे हम कहते हैं एरिया वेक्टर, यानी एरिया को डायरेक्शन को दिखाने का काम करता है। अब क्योंकि वेक्टर में दो चीज़ें होती हैं, एक मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड तो इसका ds है, यानी कुछ ना कुछ एरिया होगा, 2 यूनिट स्क्वायर 3 यूनिट स्क्वायर कुछ भी होगा, लिख दिया। और दूसरी चाहिए इसको यूनिट, और यूनिट के लिए हमने इसको n कैप अगर दे दिया, n कैप क्या है, इस वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर, तो अब ये चीज़ हमारी क्या बन गई, एरिया वेक्टर। इसी का नाम है एरिया वेक्टर। आई थिंक आप समझ पाएंगे, बस इतना सही काम है। गॉट इट, समझाना एग्जाम्पल से। देखो इधर, जैसे ना इधर समझो, ये एक बारी के लिए अगर आप समझ पाते होंगे तो देखता हूँ मैं, XY प्लेन है मान लेते हैं, ये कौन है, Z एक्सिस है। तो आपको एकदम समझ में आ रहा होगा कि इस XY प्लेन में अगर मैं बोलूँ कि जैसे XY प्लेन में अगर मैं मान लेता हूँ एक छोटा सा सेगमेंट ले लेता हूँ ये एरिया का, इसके अलोंग जो मुझे एरिया वेक्टर निकालना है, तो उसका मतलब क्या होगा जानते हो, कुछ ना कुछ इसका अपना एक एरिया होगा कि इसकी लेंथ कितनी ली आपने, विड्थ कितनी ली, मान लेते हैं 2 ली 3 ली, तो 6 इसका एरिया हो गया। यूनिट वेक्टर क्या है, देखो ये Z एक्सिस के पैरेलल, Z एक्सिस के पैरेलल यूनिट वेक्टर k कैप होता है। तो इस पर्टिकुलर एरिया का जो छोटा सेगमेंट था, मेरा एरिया वेक्टर कितना हो गया, 6k कैप, ये कहना चाह रहा हूँ बस मैं, ठीक है। अब देखते हैं ये क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे एक सरफेस लिया, उसमें एक छोटा सा सेगमेंट ले लेते हैं, और इस सेगमेंट से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो हो जाएगा ये यूनिट वेक्टर है अलोंग टू दैट एरिया वेक्टर।
आपको अगर एरिया वेक्टर निकालना है तो आपको ds को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एन कैप से, क्योंकि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए होंगे, ठीक है। तो ds वेक्टर अगर निकालना क्या करोगे, मैग्नीट्यूड ds इंटू एन कैप, बस हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कुछ भी नहीं होता, कोई एक सरफेस आपके पास अगर दिया गया है, उस सरफेस से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है, पास कर रही है, इसी को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। इसको मैथमेटिकली भी लिखा जाता है, वो मैं भी आपको बता दूंगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद एनी सरफेस इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज दैट नॉर्मली पासेस थ्रू द सरफेस। अब जैसे एग्जांपल के लिए समझना मेरी बात को जो मैं कहने जा रहा हूं, ठीक है, मेरी बात समझना। ये मान लेते हैं इसमें एक नॉर्मल वेक्टर है जो बाहर की तरफ परपेंडिकुलर टू दी सरफेस है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है इस तरीके से, मेरी बात ध्यान से सुनो। अब आपको एक काम करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा इनके बीच में एंगल कितना है। मान लेते हैं इनके बीच में एंगल थीटा है, ठीक है। ये एन वेक्टर जो है बेसिकली ये कहीं ना कहीं एक एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। लेट्स से आई एम कॉलिंग इट लाइक डीएस वेक्टर, और डीएस वेक्टर हम लोग जानते हैं एन कैप इंटू डीएस या इस तरह की कुछ चीज़ होगी। इनके बीच में मान लेते हैं एंगल थीटा है, यानी एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, समझ रहे हो आप। यानी ये समझो कि एरिया वेक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा ऐसे में जा रहा है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो थीटा वहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमें एक काम करना पड़ेगा, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड को इसके अलाउंग कर दो या डीएस को उसके अलाउंग कर दो, जैसे हम वर्क डन निकालते समय करते थे। मैं बताता हूँ मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि या तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट इस पे बना दो या डीएस का कंपोनेंट उस पे बना दो। सोचो कि डीएस को आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, क्या डीएस का एक कंपोनेंट डीएस कॉस थीटा बनेगा यहाँ, और क्या एक कंपोनेंट डीएस साइन थीटा बनेगा। लेकिन मुझे साइन से मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ वो कंपोनेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाउंग है वो मेरे काम का है, यानी ई डीएस कॉस थीटा। ये जो चीज़ निकल के आएगी इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी सरल शब्दों में अगर हम कहना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, सरल शब्दों में इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब हो गया, फाई से रिप्रेजेंट करेंगे इसे, और ये हो जाएगा ई डी एस कॉस थीटा, और इसको दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। यानी वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो कि नॉर्मल सरफेस के अलोंग हो। आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को, ठीक है, समझ रहे हो। जैसे ये सरफेस लिया हमने, नीचे दिख रहा है आपको, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें जा रही है सारी की सारी। अब इसके अलग अलग सरफेस के, जैसे हम कोई हिस्सा लेते हैं, जैसे मान लेते हैं मैंने ये वाला सरफेस लिया S1 टाइप का, अब इसमें नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल मतलब जो इस सरफेस के परपेंडिकुलर हो, वो अभी के केस में वही है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर, यानी इस पर्टिकुलर केस में डीएस और ई वेक्टर के बीच में एंगल 0 डिग्री का है, और अगर एंगल 0 डिग्री का है इसका मतलब cos 0 होने से 1 होगा, cos 1 होने से टोटल आंसर आपका आ जाएगा, ये डी फाई ई बोलो इसे स्मॉल ना, अगर आप इसे टोटल निकालना चाहते हो दोनों तरफ इंटीग्रेट करोगे तो ये निकल के आएगा ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। इसे कहते हैं सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे अभी तक हमने लाइन इंटीग्रल पढ़ा था। तो कहने का मतलब क्या होगा कि इस केस में जब आप इसे सॉल्व करोगे ई डी एस कॉस 0 1 हो जाएगा, तो आपके पास सिंपल ये रिजल्ट आएगा, और ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है। यानी ये कहना चाहता है कि जब आपका सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की कंडीशन है। क्यों? क्योंकि सारी लाइनें आएंगी जो निकल जाएंगी इससे पार होकर, लेकिन अगर वो टिल्टेड है तो फिर दिक्कतें होनी शुरू हो जाएंगी। ऐसे करके दूसरा सरफेस ले लेते हैं, मान लेते हैं अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन परपेंडिकुलर नहीं है उसके, अभी कुछ सर्टेन एंगल पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को जा रहा है, डीएस उधर को जा रहा है। तो अभी इस बारे में कैसे बनेगा आपका ई डी एस कॉस थीटा, ये आपका होगा, जो भी थीटा होगा उसके अकॉर्डिंग आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। एक और ले लेते हैं कोई केस, जैसे कोई तीसरा सरफेस ले लेते हैं, फिर उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जैक्टली आप देखोगे डीएस उसके 90 डिग्री बना रहा है, यानी ये कहना चाहता है कि cos 90 होने से इस बार पूरा 0, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। ये कैसा केस है सर? ये ऐसा केस है जैसे आपके पास ये आपका सरफेस है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, कुछ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा पा रही है सरफेस से, नहीं जा पा रही, क्रॉस होकर जा पा रही, नहीं जा पा रही। 90 डिग्री कैसे हुआ सर? देखो ये जो सरफेस है ना, इस सरफेस के परपेंडिकुलर ये है नॉर्मल वेक्टर, इस नॉर्मल वेक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल देखना है, और इलेक्ट्रिक फील्ड यूं जा रहा है तो एंगल कितना बना 90, तो इसलिए 90 जब एंगल बनेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा, मिनिमम होगा। बस यही चीज़ें अलग अलग सर्फेसेस के साथ आपको बना के दिखाई गई है, ठीक है। और यही फॉर्मूला वगैरह डिस्कस कर रहा था मैं, और ये मैक्सिमम कब होगा मिनिमम कब होगा मैं ऑलरेडी आपके साथ तो डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। ये मैक्सिमम कब होगा जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा, और थीटा 0 कब होगा मैं एक बार बना के दिखा देता हूँ आपको इस चीज़ को। देखो देखो मैं बना देता हूँ, फटाफट से बना देता हूँ। यहाँ पर ये केसेस हैं, जैसे ये आपका इस समय नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन होगा, या डी एस वेक्टर कह लेता हूँ, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है तो आप देख के पता लगा सकते हो कि इस बारी में इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है। एंगल 90 हो जाने से फाई ई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस ऑफ थीटा में आप जब थीटा की वैल्यू डालोगे तो 0 हो जाएगा, तो फाई ई कितना निकल जाएगा 0। दूसरा केस क्या हो सकता है सर? दूसरा केस ये हो सकता है कि हमारा ये ऐसे हो, ये हमारा डी एस वैक्टर हो, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा इसी डायरेक्शन में हो। तो इस बारी में आपका जितना इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सारा का सारा मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड पास करेगा उसके अंदर से, और आप देख के पता कर सकते हो कि इस बार थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और डीएस वेक्टर का डायरेक्शन दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में। अगर आप फॉर्मूले में फिर से वैल्यू को रखोगे तो फाई ई इज इक्वल टू दिस टाइम यू विल गेट ई डी एस कॉस ऑफ 0,
और cos 0 1 होता है तो ये हो जाएगा EDS। तो फाई ई की वैल्यू इस बार कितनी हो जाएगी EDS। ये मैक्सिमम का केस हो गया और वो मिनिमम का केस हो गया। कंफ्यूज मत होना, आराम से देख के करो। हम सरफेस के साथ एंगल नहीं देख रहे इलेक्ट्रिक फील्ड का, हम एरिया वेक्टर के साथ एंगल देख रहे हैं, ठीक है। अब वो जो स्पेशल केस में बता रहा हूँ वो सब यहाँ पे बताए गए हैं, आप देख लेना उन्हें अकॉर्डिंग, ठीक है। ठीक है ठीक है। एक चीज़ आएगी सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल किसे कहते हैं? सॉलिड एंगल का मतलब ये होता है ना, जैसे इधर देखो आप, इसको मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ, जैसे ना इसको ज़्यादा बेटर रहेगा ऐसे समझना। अगर हम एक रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, देखिएगा अगर जैसे आपने देखा कि ये कोई पैरासूट में कोई इंसान उड़ रहा है अगर उस समय ना, तो ये वाला जो इलाका है दिस काइंड ऑफ एक कोई स्फीयर होगा, आप ऐसे समझो कि पूरा स्फीयर है, स्फीयर का एक पर्टिकुलर हिस्सा लेके अगर आप ये देखो, ये जो एंगल सबटेंडेड है ये इस केस में सॉलिड एंगल है, ये इस केस में सॉलिड एंगल। जैसे वाटरमेलन है, आपने उसको काटा इस तरीके के शेप में, तो जो वाटरमेलन की जो एजेस है आपने उनको मिलाया, उस तरह की चीज़। मुझे परफेक्ट एग्जांपल अपनी तरफ से लगा, मुझे लगा ज़्यादा बोलना नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने पिक्चर रख दी यहाँ पे। शायद आप समझ पा रहे होंगे कि किस चीज़ की हम बात करें, सॉलिड एंगल है। बस सॉलिड एंगल निकालते कैसे हैं उसका थोड़ा सा अगर आपको आइडिया रह जाए तो वो अच्छा रहेगा अपने आप के लिए। ये जो सॉलिड एंगल रहता है वो निकलेगा इस फॉर्मूले से। आपको ये देखना है कि आपका एरिया कितना है, जिस एरिया की आप बात कर रहे हो वो एरिया कितना लिया हुआ आपने, और डिवाइडेड बाई कर देना होगा r² और आपका सॉलिड एंगल निकल जाएगा। इसे हम जनरली ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, और मैं पीछे दिखा देता हूँ आपको जो हमने चीज़ें बना रखी है, ठीक है। SI यूनिट क्या होती है इसकी ध्यान रखेंगे, स्टेरेडियन इसकी SI यूनिट होती है। जैसे रेडियन होती है प्लेन एंगल की, वैसे ही सॉलिड एंगल यानी 3D की हम बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, इसका जो मेन फॉर्मूला होता है स्टेरेडियन का ओमेगा का, वो होता है वैसे देखा जाए तो A cos थीटा डिवाइडेड बाई r²। ये इसका फॉर्मूला है वैसे एक्चुअली, इसको शायद लिखा भी होगा यहाँ पे मैंने, हाँ ठीक है। ए मतलब आप जितना भी एरिया को ले रहे हो वो उस एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, ds cos थीटा या A cos थीटा अपॉन r² होगा। यूनिट अगर हम देखेंगे इसकी, वैसे तो इसकी हमने बोला कि इसकी SI यूनिट जो होती है स्टेरेडियन होती है कि डायमेंशन लेस होगा, क्योंकि ऊपर की चीज़ एरिया है यानी मीटर स्क्वायर, r² भी 1 मीटर स्क्वायर होगा, तो यूनिट लेस चीज़ है, ठीक है इस तरीके से। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट बात जो हम आगे यूज़ करेंगे अभी गॉस में, वो क्या है, वो ये है कि जब मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूँ इस चीज़ का, मैं इसे पूरे ओवरऑल सरफेस में निकालता हूँ, क्योंकि छोटे से सरफेस देखो, जैसे ना इसमें ये समझो कि पूरा का पूरा सरफेस था, सोचो कि एक स्फीयर था एक बारी के लिए एग्जांपल के लिए, तो उसका हमने एक छोटा सा सेगमेंट लिया अभी, उस सेगमेंट को हमने ds कहा कि ds इसका एरिया है। वो कह रहे हैं कि हम इसे अगर ओवरऑल सरफेस के अराउंड अगर हम इसे इंटीग्रेट कर दें तो क्या होगा, तो इसका रिजल्ट आएगा 4 पाई। ये आप ध्यान रख सकते हो, कैसे ध्यान रख सकते हो उसका, ये भी रिजल्ट है कि इस केस में जब आप स्पेशली बात कर रहे हो स्फीयर वगैरह के लिए, तो थीटा कितना हो जाएगा 0 सबसे पहले। तो इसका मतलब ये हो जाएगा ds अपॉन r² सिंपल, क्योंकि cos 0 1, और ds अपॉन r² में r² को बाहर ले लो और ds लिखेगा, और आपका जो स्फीयर होता है उसका एरिया कितना होता है 4 पाई r² ऐड कर करके, तो ये ऐसा हो जाएगा r² से r² 4 पाई बचेगा। तो आप मोटा मोटा ध्यान रख सकते हो कि जो सॉलिड एंगल होता है बेसिकली वो 4 पाई होता है, यानी कि आपका स्टेरेडियन में एंगल कितना होगा, इसका आंसर जो होता है वो हमेशा हो सके तो याद रखना ds cos थीटा अपॉन r² का आंसर कितना होता है 4 पाई, बस यही है, ठीक है। अभी टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। ये कहता है कि अगर कोई भी चार्ज, अगर कोई भी एक +q नाम का कोई चार्ज है और इसके चारों तरफ कोई एक सरफेस हमने इंक्लोज कर दिया, तो इस पूरे सरफेस से निकलने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि जो फाई ई होगा, वो 1/ε0 टाइम्स होगा जो भी चार्ज इंक्लोज्ड है उस सरफेस के अंदर। बस इतनी सी बात कहता है गॉस लॉ या गॉस थ्योरम। अब इसको लैंग्वेज में पढ़ो, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का सरफेस इंटीग्रल यानी कि ये, और इसी को हमने नाम दिया है क्या, इसी को हमने नाम दिया है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यही है। इस फ्री स्पेस इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड विद इन द सरफेस, ये बोला गया। और यही चीज जो है इसी को हमने बोला था इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसीलिए हमारा फाई ई बराबर q/ε0 हो गया, यही बोला जा रहा है इस लॉ में, ठीक है। देख लीजिए आप। अब प्रूविंग बता रहे हैं गॉस थ्योरम की स्फेरिकल सिमेट्रिक सरफेस में हम कैसे प्रूविंग कर सकते हैं इस चीज़ की। तो इसके लिए सबसे पहले काम क्या करते हैं, हमने एक स्फीयर लिया, उस स्फीयर के सेंटर में हमने कुछ एक चार्ज वगैरह रख दिया, जैसे लेट से सेंटर है और यहाँ पे कहीं पे हमने +q चार्ज रख दिया। किसी एक छोटे से सेगमेंट को हमने सरफेस में लिया और लेट से इस सरफेस का एरिया ds है और इसका नॉर्मल वेक्टर ds वेक्टर होगा जो कि इस तरह से नॉर्मली बाहर को होगा। और आप समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसमें रेडियली आउटवर्ड लगेगा, इसलिए वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इस बार वही होगा। यानी कहने का मतलब है कि E और ds के बीच में एंगल कितना होगा 0 डिग्री, और अगर एंगल 0 डिग्री होगा तो ये E ds cos 0 से सिर्फ E ds में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि cos 0 1 होता है, ठीक है। तो बस आपको दिख रहा होगा, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज मत करना, ये सिर्फ इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड को डायरेक्शन के साथ लिखा है, आपका मन नहीं है तो मत लिखो डायरेक्शन को एक साथ
समझ लो कि cos 0 1 हो गया तो आपको डायरेक्टली यही मिलेगा लिखने के लिए। बस अब आपको क्या करना होगा, वैसे इंटीग्रेट करना होगा। इंटीग्रेशन में सारी चीज़ें बाहर आ जाएंगी क्योंकि सब कांस्टेंट है, बस ds का इंटीग्रेशन आपको करना होगा। देखो मेरी बात सुनो, सब चीज़ें बाहर आ जाएंगी, बस आपको ds का इंटीग्रेशन करना होगा। ds यानी छोटे छोटे सरफेस एरिया मिलकर कंप्लीट स्फीयर का एरिया बनाएंगे और ये हो जाएगा 4 पाई कट जाएगा, r स्क्वायर कट जाएगा, ऑटोमेटिकली आपका रिजल्ट जो आएगा यही कहना चाह रहा था गॉस, सॉरी कहना चाह रहे थे गॉस। तो आप शायद समझ गए होंगे इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा। ठीक है, ये हो गया। ये क्या कर रहे हैं, इनका कैलकुलेशन बता देता हूँ। ये इस मैग्नीट्यूड को और इस मैग्नीट्यूड को एक साथ लिख दे रहे हैं और जो वेक्टर्स हैं उनको एक साथ लिख रहे हैं। डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। इस बार आर कैप और एन कैप दोनों एक ही के डायरेक्शन में, क्योंकि रेडियल वेक्टर और नॉर्मल वेक्टर का दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसलिए एंगल 0 है। ये यूनिट वेक्टर है 1 1 cos 0 1, तो इस कैलकुलेशन से उन्होंने से 1 किया होगा। ठीक है, बाकी वही जो मैं कह रहा था वही सब कुछ होगा, क्योंकि ds अंदर बच जाएगा, ds का 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर इससे कट जाएगा, q बाय एप्सिलॉन नॉट फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस वही ले देके बात हुई, तो प्रूव हो गया गॉस लॉ। क्योंकि उन्होंने क्या किया, उन्होंने फाई को कैलकुलेट किया और वो कितना आ गया, q बाय एप्सिलॉन नॉट। बस ये सिंपल सी इसकी प्रूविंग है। ठीक है ना, ये इसमें अलग से करने की ज़रूरत नहीं है वैसे इस वाले पर्टिकुलर टॉपिक को आपको। ठीक है, आप डायरेक्टली इसमें नेक्स्ट देख सकते हो उसका क्या है, डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। ये थोड़ा सा ठीक ठाक है। कूलम्स लॉ को निकालना है, तो कूलम्स लॉ को निकालने के लिए करेंगे, एक सरफेस हमने लिया, आपको दिख रहा होगा क्या, देखो फिर से वही काम, ओ सेंटर लेते हैं, एक क्यू चार्ज लेंगे इसमें और एक छोटा सा सेगमेंट हम लेंगे। हम जानते हैं कि क्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ रेडियली आउटवर्ड जाएगा। छोटा सा सरफेस लिया, सरफेस से फिर से हम नॉर्मल वेक्टर डालेंगे, वो अलोंग जाएगा किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड लेके। तो इस बारी में भी हमारा एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया। तो जब हम फाई ई को कैलकुलेट कर रहे होंगे, डी फाई ई को, तो क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है कि वो होता है ई डी एस कॉस थीटा, इस बारी में कॉस थीटा 0 हो जाएगा, तो ये कुल मिला के ई डी एस बचेगा, ई हमारा बाहर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि स्फेरिकली सिमेट्रिक है, इसलिए ई इसमें कॉन्स्टेंट रहता है। कूलम्स लॉ का डिडक्शन करना है फ्रॉम गॉस थ्योरम। तो पहली क्वेश्चन तो हमारी ये बन गई। दूसरी क्वेश्चन, अच्छा इसको थोड़ा इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ, तो आपका यहाँ पे बन जाएगा फाई ई, और वो ई और इंटीग्रेशन आपने उस तरफ कर ही दिया, तो यहाँ बचा डी एस। ये फर्स्ट इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू गॉस जो फाई ई होता है वो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। जब आप दोनों को इक्वेट करोगे तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई, और डी एस का एरिया, ये छोटे छोटे एरियाज मिलकर पूरे स्फीयर का एरिया बनाएंगे, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ई आपको निकालना था, तो आप बोलोगे ई इज इक्वल टू हो गया क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, आपको क्योंकि फोर्स निकालना है, क्योंकि कूलम्स लॉ को प्रूव करना है, फोर्स इज इक्वल टू होता है क्यू नॉट इंटू ई, और आप देखोगे क्यू नॉट इंटू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, यही होता है कूलम्स लॉ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। वही मैंने लिख दिया, बस इसी चीज़ को यहाँ पर दिखाया जाएगा थोड़ा सिस्टमैटिकली, वो आप देख लो फ्रॉम गॉस लॉ। मैं सारी चीज़ें आपको बता चुका हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, जहाँ जरूरत लगेगी वहाँ बोलूँगा। इन द सेम डायरेक्शन में बता चुका हूँ। इसके बाद ये इक्वल हो गया, ठीक है, ई बाहर आ जाएगा क्योंकि कॉन्स्टेंट है, क्योंकि स्फेरिकली सिमेट्रिक होता है। डी एस का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, 4 पाई वहाँ जाएगा, ई इज इक्वल टू क्यू, देख लो क्या निकला। अब हमें एफ निकालना है, एफ इज इक्वल टू क्यू ई होता है, बस वही कूलम्स लॉ निकल गया, यही हमारा कूलम्स लॉ है। आई होप यू गॉट इट। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। सबसे पहली एप्लीकेशन है इन्फिनिट लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर, यानी हमारे पास ना एक चार्ज वायर है, जैसे प्लस 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 प्लस, इन्फिनिट लॉन्ग है, क्यों है बता दूंगा बाद में। ठीक है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कहीं पे डायरेक्शन ये होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, इससे प्लस प्लस से बाहर की तरफ, यानी कि आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा। वो बोलना चाह रहे हैं कि इससे पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने कैसे निकालेंगे। तो हम एक काम करते हैं, इसके लिए गॉसियन सरफेस हमेशा सिलेंडर को लेंगे हम। अब आपके मन में कंफ्यूजन आएंगे, सिलेंडर क्यों, स्फीयर क्यों नहीं, ये सब बातें, लेकिन हमें ये देखना है कि जिसमें हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो जाए, एक बात, और एंगल 0 डिग्री या 90 डिग्री बने, दूसरी बात। इस तरह के हमें गॉसियन सरफेस लेने होते हैं। और वैसे भी हमारे इसमें 2-3 ही फिक्स डेरिवेशन है, आप इनके लिए पता आपको होगा तो आपको प्रॉब्लम होगी नहीं। यानी हम इसके लिए गॉसियन सरफेस क्या लेंगे, एक सिलेंडर, सॉरी इस तरह का एक सिलेंडर लेंगे, अभी फेयर में दिखा दूंगा। अब इसमें क्या होगा, एक बार हम इस सेगमेंट से पता करेंगे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स जा रहा है बाहर, इस सेगमेंट से पता करेंगे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स जा रहा है बाहर, और एक बार पता करेंगे कि जो कर्व्ड सरफेस है इससे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर को जा रहा है। तीनों को पता करेंगे, ये बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हमारे पास एक लॉन्ग वायर है, चार्ज्ड है, इसमें हम क्या करेंगे कि ना एक गॉसियन सरफेस लेंगे, और इसके लिए गॉसियन सरफेस हमारे लिए जो सूटेबल रहेगा वो होगा सिलेंडर। तो इस तरीके का एक सिलेंडर को हम लेंगे, इन्फिनिट लॉन्ग वायर है, सिलेंडर ले लिया, ये गॉसियन सरफेस। इस सिलेंडर का ये वाले, इस वाले पर फोकस करेंगे एक बार, इस वाले सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स, इस वाले सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स, और फाइनली एक बार कर्व्ड सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स। इन तीनों को हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब वो मैं बता दिया मैंने आपको क्यों लिखा हुआ है पॉइंट। ठीक है, रेडियस आर है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पर ऊपर की तरफ को है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ को है, बस अब और क्या बोले यार आपसे। ठीक है, चलो देखो बाकी का काम यहाँ देखते हैं। डिस्टेंस लेट से एल है, ये एक छोटा सा सेगमेंट हमने लिया इसमें से,
और इसका एरिया वेक्टर कहाँ को जाएगा, आगे को। तो ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हो गया। देखते हैं आगे क्या होगा, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हो गया। उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स फील्ड नीचे को है, क्योंकि मैंने बताया प्लस चार्ज से इधर की तरफ ऊपर की तरफ दोनों डायरेक्शन में, आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर आप एंगल देखोगे 90 है, तो अगर आप यहाँ से कोशिश करते हो डी फाई ई को कैलकुलेट करने की, तो आपको क्या मिलेगा, ई डॉट डी एस यानी ई डी एस कॉस ऑफ, इस बार एंगल देखो कितना 90, तो क्या जीरो हो जाएगा, जीरो। तो फ्लक्स कितना निकल रहा है, जीरो निकल रहा है इस तरफ से। आपको पता है कि इस एंड से भी सेम काम होगा, क्योंकि यहां पर भी सेम सिनेरियो फॉलो होगा। देखो नॉर्मल वेक्टर इधर को, ई वेक्टर नीचे को, और उसके बाद नेट फिर भी इसका अगेन क्या आएगा, जीरो आएगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इससे एसोसिएटेड भी जीरो। अब बचा कर्व्ड सरफेस, यहाँ कहीं पर हम एक सरफेस लेंगे, इससे एक नॉर्मल वेक्टर ऊपर को निकालेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस बार ऊपर ही को जा रहा है, आपको पता है, क्योंकि प्लस से आउटवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो इस बार एंगल 0 डिग्री बनेगा। कैसे, सरफेस लिया, ऊपर को नॉर्मल वेक्टर गया और इलेक्ट्रिक फील्ड भी वहीं को गया, यानी कि दोनों के बीच में एंगल इस बार 0 डिग्री बना। तो अब हम देखेंगे गॉस लॉ से कि इन तीनों सरफेसेस से निकलने वाला फ्लक्स जो होगा उसका सम करेंगे, तो हम बोलेंगे कि टोटल फ्लक्स इतना है, और लास्ट में उस फ्लक्स को हम क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल कर देंगे। देखते हैं कैसे, देखिएगा प्लीज ध्यान से। मैं टोटल फ्लक्स निकालना चाह रहा हूं, तो कैसे निकलेगा, टोटल फ्लक्स होना तो इतना चाहिए, इक्वेशन 1 कह दो चाहो तो, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, इतनी होती है। अब ये क्या होगा, ये सरफेस एक कर्व्ड सरफेस और दो साइड वाली सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स, तो लिख लेते हैं सर, एरिया ए से, एरिया बी से और एरिया सी से निकलने वाले को हम लिख रहे हैं 1 बाय 1। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो एरिया ए से 0 है, क्योंकि cos 90 हो गया, ये भी cos 90 हो गया, बस इसी से जो कुछ बच रहा है वो बच रहा है ई डी एस cos 0, और फिर इसको हम इंटीग्रेट वगैरह कर लेंगे, और इंटीग्रेशन में हम जानते हैं ई बाहर आ जाएगा, डी एस, और ये क्या चीज़ है, ये एक सिलेंडर है, तो सिलेंडर का एरिया जो होता है वो कितना होता है, 2 पाई आर एच, और इस बार आर एल, एल कहेंगे क्योंकि एल हमने लेंथ ले रखा इसका, हमारी वायर का जो लेंथ है वो एल है। ठीक है, वैसे तो हमारी वायर इन्फिनिट लॉन्ग डिस्टेंस की अभी मैं डिस्कस करूंगा उसको, बाकी आप यहाँ समझिए। ये पहला वाला हमारा 0 हो जाएगा, दूसरा वाला भी हमारा 0 हो जाएगा cos 90 से, तीसरा वाला कुछ सर्टेन बचेगा ds, और ds के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, कर्व्ड सरफेस का एरिया जो कि 2 पाई आर एल होगा। तो आप देखें इस तरीके से हमने e इंटू 2 पाई आर एल लिख दिया। अब इसके बाद एक काम देखो, यानी हमारा टोटल ये जो निकल के आया वो e 2 पाई आर एल आया, और होना कितना चाहिए था गॉस के अकॉर्डिंग इतना, तो हम क्या बोलेंगे, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर e इंटू 2 पाई आर एल। अब मेरी बात सुनते रहो, हमें e निकालना है, तो हम e बोलेंगे q अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2 पाई आर एल। ये q बाई एल जो है ना, चार्ज पर यूनिट लेंथ है, पहले लेक्चर में बताया था, इसे हम कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी लैम्डा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं e इज इक्वल टू हो गया लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये इसका फॉर्मूला, बहुत फेमस फॉर्मूला है, बहुत फेमस। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, वही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है आपको, जो मैंने बताया। फाइनल आप रिजल्ट देख लो, बस आपको समझ में आ जाएगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, आप देख लेना लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, क्योंकि 2 से 2 को काट देगा तो वही बन जाएगा। तो ये हो गया एक, तो ठीक है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम द पॉजिटिव, वो हमें पहले से ही पता है स्टार्टिंग से। ठीक है, अब नेक्स्ट देख रहे हैं, ड्यू टू इन्फिनिटली लॉन्ग थिन प्लेन शीट से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। देखो एक पतली सी प्लेन शीट हमारे पास प्लस पॉजिटिव चार्ज की, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इसका सिग्मा यानी क्या, चार्ज डेंसिटी, एरिया चार्ज डेंसिटी, यानी सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई ए होता है वैसे। ठीक है, प्लस चार्ज है। इसमें भी हमने एक गॉसियन सरफेस लिया जो कि सिलेंडर लिया, जैसे पेनिट्रेट करके जा रही है कागज को, उस तरह का सिनेरियो है। अब इस बारी में हम क्या देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना कितना पास हो रहा है, जैसे फ्लक्स कितना कितना निकल रहा है, पिछली बार की तरह देखते हैं। ठीक है, लेट से इसका लेंथ भी एल है। एक गॉसियन सरफेस में हमने छोटे छोटे सेगमेंट लेने पड़ेंगे। यहाँ से हमें दिख रहा होगा कि ds वेक्टर और e वेक्टर दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसलिए e ds cos 0 यानी कुछ ना कुछ फ्लक्स जाएगा, यहाँ से भी कैलकुलेट करेंगे इसको। सिमिलरली यहाँ से भी आपको दिखेगा इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में, क्यों, क्योंकि प्लस से बाहर की तरफ लगना चाहिए। ठीक है, तो ये दो हमें समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तीसरा कर्व्ड सरफेस अगेन, लेकिन इस बार कर्व्ड सरफेस में ऊपर को ds है लेकिन सामने को e है, इसलिए 90 डिग्री का एंगल होगा, वो 0 हो जाएगा। गॉसियन के अकॉर्डिंग टोटल फ्लक्स इतना होना चाहिए, यानी जो इसके अंदर एसोसिएटेड टोटल जो चार्ज है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, इन तीनों के तीनों जो सेगमेंट्स हमने लिए हैं वहां से निकालना पड़ेगा फ्लक्स कितना निकल रहा है। इससे तो 0 हो जाएगा, जो कुछ होगा इससे और इससे ही होगा, वो देख लेते हैं, नीचे दिखेगा हमें ए बी और सी से 0 हो जाएगा, ए और बी से हमें निकालना है cos 0 और ये cos 90। तो हमारे पास e इसमें भी कॉमन आ जाएगा बाहर, इसमें भी e कॉमन आ जाएगा बाहर, तो 2e हो जाएगा दोनों जोड़ के, और अंदर बच जाएगा ds इस तरीके से। अब ds मतलब कि ये क्या चीज़ है, ये आपको दिख रहा होगा किस तरह से हम इसका एरिया निकाल सकते हैं, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वो सर्कल है। यानी हमारे पास पहले तो गॉस के अकॉर्डिंग क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए, लेकिन हमारे कैलकुलेशन से निकला 2e अपॉन इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी e की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, q अपॉन पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इंटू
इंटू क्या था 2 ना। आप देखोगे Q अपॉन ए, और Q अपॉन ए मतलब क्या, सिग्मा, तो ये हो गया सिग्मा अपॉन 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट, बस ई की वैल्यू निकल गई ये, और ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है, कैपेसिटर में इसका यूज़ होगा। ठीक है, आप जो मैंने आपको बताया वही निकला है कि ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आप देखिए फाइनल रिजल्ट आ गया। ठीक है, वेक्टर फॉर्म वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नॉर्मल टू दी प्लेन, वो हमने देखा कि नॉर्मल टू दी प्लेन जा रही है, उसमें कुछ ज़्यादा कुछ खास है नहीं। ठीक है, आप इसको देखोगे, ये बोल रहे हैं कि अगर वो प्लेन जो आप बोल रहे हो कि थिन की जगह थिक हो गई, अगर वो मान लिया आप बोल रहे थे कि ऐसी पतली सी है प्लस प्लस चार्ज है, लेकिन अगर वो थोड़ी सी थिक हो गई है, उसके दोनों साइड्स में अगर चार्ज एक्यूमुलेट हो गया, यानी अगर वो थिक है और उसके इस तरफ भी प्लस चार्ज है, इस तरफ भी प्लस चार्ज अगर मौजूद है, तो वो यहाँ कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बनाएगी, और इस प्लस के कारण भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा। दोनों को जोड़ोगे तो नेट जो फील्ड आएगा वो आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अगर वो थिक हो गई तो फिर फील्ड बदल जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। अगर वो थिकनेस की, अगर वो थिन है तब तो फिर एक ही प्लेट की तरफ से आएगा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर वो थिक है तो फिर दोनों की तरफ से रिपल्शन महसूस होगा, और आपको दिखेगा कि उसके दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसके इस तरफ भी और उस तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फिर इतनी हो जाएगी। और ये देखो आप डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं है, यानी इसके 1 मीटर में देखो या 100 किलोमीटर में देखो, आपको सेम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा थियोरेटिकली। ठीक है, यही बात यहाँ पे बोली जा रही है। अब हम देख रहे हैं केसेस अलग अलग आके, दो प्लेट्स लाएंगे सिग्मा 1 और सिग्मा 2 चार्ज डेंसिटी की, एक सिग्मा 1 हो गई और एक हमारे पास हो गई सिग्मा 2 की, दोनों का चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव। अब समझना, सिग्मा, इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा बाहर की तरफ जाएगा क्योंकि प्लस है, और इससे भी बाहर की तरफ जाएगा क्योंकि प्लस है, इसलिए दिखा देते हैं इस वाले को भी, इसका भी E2 बाहर गया बाहर गया बाहर गया। रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3 में बांट लेते हैं, एक इसके लेफ्ट साइड, एक दोनों के बीच में, और एक उसके राइट साइड। ठीक है, रीजन 1, रीजन 2 और रीजन 3। अब आप देखोगे कि रीजन 1 की खास बात क्या है, रीजन 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड जो 1 जा रहा है वो बाहर को है, इलेक्ट्रिक 2 जो है वो बाहर को है, यानी दोनों एड अप होंगे। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड 1 के कारण और इलेक्ट्रिक फील्ड 2 के कारण दोनों के डायरेक्शन ऑपोजिट है, इससे दोनों के दोनों जीरो हो जाएंगे, क्योंकि मैग्नीट्यूड वाइज तो दोनों के दोनों सेम होने चाहिए ना। मेरी बात समझना मैं क्या कह रहा था यहाँ पे। देखो यहाँ पर नेट रिजल्ट कितना आएगा इस वाले केस में, इस वाले केस में सिग्मा 1 बड़ा है, इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जिसका सिग्मा बड़ा होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड मजबूत होगा। तो यहाँ पे E1 वाला मजबूत होगा, E2 वाला कमजोर होगा, इसलिए E1 माइनस E2 यहाँ पर रिजल्ट आएगा, यानी कि सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी दूसरे शब्दों में 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 टाइप की वैल्यू आएगी। और यहाँ पे दोनों के दोनों नॉर्मली एड अप होंगे, और इसी चीज़ को थोड़ा सा मैंने यहाँ पर ऐसे दिखा रखा है, देखिएगा दोनों जुड़ जाएंगे इस तरफ, लास्ट वाले में भी जुड़ेंगे, बस सेकंड वाले में घटेंगे क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन लग रहे हैं। अब सेकंड केस ले लेते हैं कि जब एक सिग्मा 1 हो और एक सिग्मा 2 हो, नेगेटिव और एक पॉजिटिव हो, बस इतना सही है, एक प्लस एक माइनस। इसमें क्या होगा, प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर को जाएगा आउटवर्ड, लेकिन जब आप नेगेटिव लोगे तो उससे इनवर्ड आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड E2 इनवर्ड आ रहा है, अगर आप अब देखोगे तो ये बाहर को है आउटवर्ड और इसके कारण जा रहा है इनवर्ड, तो यहाँ इस बार डिफरेंस, यहाँ इस बार कम होगा, साइड में इस बार दोनों में कम होगा और बीच में इस बार ज़्यादा होगा, बस ये बात निकल के आ रही है। यानी कि जब भी दो ऑपोजिट नेचर की प्लेट्स होंगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड उनके बीच में ज़्यादा होगा। इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके हम कैपेसिटर बनाते हैं, क्योंकि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट रखता है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा यहीं पर मिलता है। और इसमें एक कैच सुन लो, अगर सोचो एक बारी के लिए कि सिग्मा 1 और सिग्मा 2 सेम हो गए, मतलब सिग्मा और सिग्मा मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम हो गए और नेचर वाइज अलग अलग हो गए, यानी ये भी प्लस है और ये भी माइनस है और सेम अमाउंट का, तो उस समय ये पूरी तरीके से कैंसिल हो जाएंगे आपस में, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, और ये भी पूरी तरीके से कैंसिल हो जाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में। तो सारा का सारा इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें कहाँ पे कन्फाइन हो जाएगा, इस बीच के रीजन में। ये तब की बात कर रहा हूँ जब दोनों का नेचर अपोजिट है और मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, तो वही चीज़ फिलहाल तो अभी ऐसा नहीं है, अभी तो मैग्नीट्यूड अलग अलग है, तो आपको दिखेगा कुल मिला के रीजन 2 जो इस बार बीच का रीजन है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलेगा, क्योंकि जुड़ रहा है, तो दोनों साइड में घट रहा है। केस 3 जिसकी मैं बात कर रहा था वो ये है, क्योंकि इसमें प्लस और माइनस एक बिल्कुल नेचर अपोजिट है, बिल्कुल मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, सिग्मा 1, ये सिग्मा 1 और सिग्मा 2 क्यों लिखा होगा, चलो गलती से लिख दिया होगा। ठीक है, प्लस के कारण उधर को जा रहा है बाहर को और माइनस के कारण अंदर को आ रहा है बाहर को। हाँ बिल्कुल सही है, डज नॉट इक्वल टू जीरो ना, मैं कंफ्यूज हो गया था, मुझे जीरो लगा। और यही वो केस है जो हम कैपेसिटर में यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें देखो यहाँ भी सब जीरो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरफ भी जीरो हो जाएगा, और फाइनली जो हमारे पास मेन इलेक्ट्रिक फील्ड बच रहा है वो कहाँ पे बच रहा है, एकदम बीच में कन्फाइंड हो रहा है। ठीक है, तीसरा केस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल की बात की जा रही है, यानी कि कोई स्फेरिकल शेल है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा वो हम निकाल रहे हैं। जैसे सबसे पहले हमने एक शेल लिया,
जैसे ही हमने इसमें चार्ज डाला, सारा चार्ज इसके सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कंडक्टर की हम बात कर रहे हैं, कंडक्टिंग शेल की हम बात कर रहे हैं। उस समय लेट से सेंटर इसका O है, हम किसी पॉइंट P पर जो कि आउटवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि हमने पहला जो लिया है वो आउटसाइड लिया है, तो किसी पॉइंट P जो कि आउटसाइड है स्फीयर के, वहाँ पर हम देखना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो ले लिया पॉइंट P बाहर पर, और ये हॉलो स्फीयर है। तो हम क्या करेंगे, उस पॉइंट P से एसोसिएटेड एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे जिसकी कुछ एक डिस्टेंस ले लेते हैं स्मॉल r, यानी कि जो पॉइंट P है ये स्मॉल r डिस्टेंस पर है, और वहीं पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो ये हो गया स्मॉल r डिस्टेंस पे। अब हम क्या करेंगे ना, वही काम कि छोटा सा सेगमेंट लेंगे और छोटे से सेगमेंट से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे, फिर गॉसियन का गॉस थ्योरम को अप्लाई कर देंगे। यानी मैं कहना चाह रहा हूँ, छोटे से सरफेस लेंगे, इससे देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना निकल रहा है। वो कितना निकलेगा, EDS cos 0 है यहाँ पर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको नॉर्मल का डायरेक्शन, इसमें देखो नॉर्मल का डायरेक्शन भी वही है जो इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होता है। तो हमारे पास जो छोटा ये निकलेगा d phi e, वो निकलेगा EDS। अगर हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये तो phi e हो जाएगा और e बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन में ds हो जाएगा। और ds यानी कि ऐसे छोटे छोटे सर्फेसेस को आप मिलाओगे तो बड़ा सरफेस का एरिया बनेगा स्फीयर का, और बड़े स्फीयर में रेडियस आपने स्मॉल r लिया है तो वो इतना हो जाएगा। ये हो गई पहली इक्वेशन। और गॉस के अकॉर्डिंग phi इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। दोनों को इक्वेट कर दोगे, अब ये फेयर में दिखा दूंगा आपको, दोनों को इक्वेट कर दोगे तो ये कुछ निकल के आएगा ऐसा। और फाइनली E इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², जो कि होता ही था, जो कि ऐसा हमें फील करवा रहा है कि सारा का सारा चार्ज सरफेस में ना होके बल्कि कॉन्सेंट्रेटेड है सेंटर में। क्योंकि जब पूरा चार्ज यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है, r डिस्टेंस पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे तो उसकी वैल्यू इतनी होती है ना, तो इससे यही फील आ रहा है हमें कि पूरा चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड है स्फीयर पे। और यही चीज़ आप देखो इसके प्रॉपर फेयर वर्क में, ds लिया, छोटा सरफेस एरिया, ds और e दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसलिए EDS cos 0 होगा। यानी phi e की वैल्यू हम गॉस लॉ से तो हम जानते हैं Q/ε0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे छोटे सेगमेंट के लिए, छोटे सेगमेंट के लिए हमने निकाला उसे, और ये इतना आ गया। और फाइनली जो मैंने आपको बताया था वही रिजल्ट यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, ये हो गया। दूसरा, अगर हम निकालें कि एट अ पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द सेल, यानी कि उसके सरफेस पर निकालें, तो सरफेस पर क्या होगा, देखो इसी से देख लो, स्मॉल r सिंपली कहाँ चली गया वो, स्मॉल r सिंपली कन्वर्ट हो जाएगा कैपिटल R से, बस और कुछ भी नहीं करना आपको। स्मॉल r को सिर्फ कन्वर्ट कर देना है कैपिटल R से, और सेम फॉर्मूला रहेगा, और वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, उसमें ज़्यादा है नहीं कुछ करने का। ठीक है, क्योंकि स्मॉल r को सिर्फ आपने कैपिटल R से कन्वर्ट कर देना है। आप इसे देख लेना क्योंकि ईजी है, इसलिए मैं उसमें बोल नहीं रहा कुछ। और लास्ट केस जो रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दी स्फीयर, यानी कि अगर मुझे किसी पॉइंट पे निकालना है, मैं क्या करूँगा, एक गॉसियन सरफेस यहाँ पे बनाऊंगा। इस गॉसियन सरफेस से फिर से मैं ऐसा करूँगा कि एक छोटा सा सेगमेंट लूँगा, उस सेगमेंट से मैं ds वेक्टर मेरा बाहर को जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा क्या, नहीं जा पाएगा, क्योंकि अगर सोचो, एक बात को समझो कि चार्ज सारा का सारा बाहर है, अंदर तो चार्ज ही नहीं। अगर अंदर चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि चार्ज पॉजिटिव हो, सारा आउटवर्ड जाएगा, बाहर अंदर आएगा ही नहीं। इसलिए इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब ही नहीं होता, सीधे निकल के आ गया, क्योंकि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर से आ ही नहीं सकती बाहर को, इसलिए फ्लक्स इसमें जीरो होगा। इस केस में इनसाइड हमेशा फ्लक्स कितना होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। क्यों, क्योंकि वहाँ कोई चार्ज बैठा ही नहीं है। अगर हम इसका कर्व बनाएं तो हमें ऐसा कर्व दिखेगा। ये कर्व क्या बोल रहा है कि जब तक आप जीरो से लेके कैपिटल R रेडियस तक पहुँचते हो, यानी इसके बीच में टोटली आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा, जीरो मिलेगा अंदर। लेकिन जब आप यहाँ पहुँचते हो तो आपको मैक्सिमम मिलेगा, और इसके बाहर जब आप जाते हो सरफेस के तो फिर वो घटने लग जाएगा। उसको ग्राफ में ऐसे दिखाया जा सकता है। देखो ये पॉइंट क्या होगा, R का पॉइंट होगा, यानी R इज इक्वल टू R। जब आपका डिस्टेंस आपने रेडियस के बराबर ले लिया, उस समय मैक्सिमम मिला, उससे पहले आपको कंप्लीटली जीरो मिला हुआ था। बस यही बोलना चाह रहा है ग्राफ। ठीक है, यही ग्राफ बोलना चाह रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, और आई होप स्टूडेंट्स से आपको समझ में आएगा। ये लास्ट की चीज़ें मैंने इसलिए थोड़ा सा हल्के में ले ली हैं, क्योंकि लास्ट की चीज़ें, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें एक्जैक्टली टू द पॉइंट लिखी हुई हैं, आपको समझ में आ जाएगी। बस हिंट देना था, वो मैंने दे दिया। आई होप आपको लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज़ वीडियो लेक्चर को जरूर लाइक करें, और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं अगर आपने यहाँ तक पूरा देखा था वीडियो। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय।